म्यूजिक कंपनी के सीईओ एचएस रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वो उन्हें एक चांस दे, मगर एचएस ने फिर से कहा कि उन्हें यह चीज पसंद नहीं थी और सीईओ किम को बताया कि एक गाना प्रोड्यूस इंस्टेंटली नहीं हो सकता था क्योंकि इस चीज के लिए बहुत टाइमिंग और फील होनी जरूरी थी। मगर सीईओ किम ने कहा कि वो उन्हें 2 बिलियन दे रहे थे और सीईओ किम ने अपना सारा घर प्रॉपर्टीज का सब कुछ लोन के लिए दे दिया था ताकि वो एचएस की पेमेंट कर सके। तो सिर्फ अब सीईओ किम ही नहीं, उनके बच्चों को भी इस एल्बम की बहुत ज्यादा जरूरत थी और सीईओ किम ने एचएस से कहा कि अगर वो उन्हें गाना नहीं देंगे तो वो अपने आप को मार देंगे। तो एचएस ने कहा अगर यही बात थी तो वो अपने आप को मार सकते थे। इस मुलाकात के कुछ ही समय बाद टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज आ रही थी कि सीईओ किम अपने घर पे मरे मिले थे और उनके सुसाइड नोट और रिकॉर्डिंग में उन्होंने ये बताया था कि उनके मौत का कारण कंपोजर एचएस थे और सभी लोग ऑनलाइन भी इसी बारे में बात कर रहे थे और कंपोजर एचएस की बुराई कर रहे थे। एचएस ने भी इस रिजल्ट को बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा था और वो सोच रहे थे कि उन्होंने गाना उन्हें क्यों नहीं दिया था और एचएस के बारे में अब रूमर्स भी शुरू हो गए थे और वो कह रहे थे कि इन चीजों में एचएस की बिल्कुल भी गलती नहीं थी, मगर सभी लोग एचएस को एक किलर कह रहे थे और एचएस के लिए ये उनकी आखिरी बुरी खबर नहीं थी क्योंकि एचएस जब हॉस्पिटल में अपनी बहन से मिलने गए थे तो उनसे कह रहे थे कि ये चीज कैसे हो गई थी और उनकी बहन ने एचएस को ये बात क्यों नहीं बताई थी। मगर वहां उनके डैड जो हॉस्पिटल में बैठे हुए थे तो एचएस के डैड ने उनसे पूछा कि वो लड़ क्यों रहे थे। एचएस के डैड सुन नहीं सकते थे तो वो सिर्फ साइन लैंग्वेज से बात करते थे और वो काफी समय से कैंसर से लड़ रहे थे और हॉस्पिटल वालों ने भी कह दिया था कि एचएस के डैड के पास ज्यादा समय नहीं बचा था और एचएस की लाइफ में चीजें और खराब होती जा रही थी। एचएस ने अपनी बहन को बताया कि उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि वो एक अलग नाम से एक नए करियर को शुरू कर सकते थे क्योंकि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में किसी के बारे में कितनी भी बुरी खबरें हो और किसी भी पर्सन ने कितने बुरे क्राइम करे हो, लोग उस पर्सन को कुछ ही महीनों में भूल जाते हैं। मगर एचएस की बहन ने एचएस से पूछा कि क्या वो इस सब चीजों को क्विट कर सकते थे और वो इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करके अपने डैड के साथ और समय बिता सकते थे। मगर एचएस ने इस बात के लिए साफ मना कर दिया क्योंकि एचएस ने इन सब स्किल्स को गेन करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करी थी और वो इन सब चीजों को इतनी आसानी से छोड़ना नहीं चाहते थे और उन्होंने जाते हुए अपनी सिस्टर से भी कहा कि वो उनके डैड का ध्यान रखें। मगर उन्होंने ये रिजल्ट तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा था क्योंकि सीईओ ने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक कर दिया था। एचएस ने सीईओ को ये भी बताया कि वो ऐसा क्यों कर रहे थे क्योंकि पॉप इंडस्ट्री में सभी लोग उनके साथ काम करना चाहते थे और उन्होंने गाना ऐसा भी बनाया था जो लगातार कई हफ्तों तक टॉप पे रहा था और सीईओ बस एक छोटी सी बात को लेकर एचएस को ऐसे नहीं छोड़ सकते थे। मगर सीईओ ने कहा ये बिल्कुल भी छोटी बात नहीं थी क्योंकि एचएस के बारे में लगातार बहुत ज्यादा बुरे रूमर्स फैल रहे थे और एचएस ने जो अलग नाम से करियर शुरू करा था वो भी लोगों को पता चल गया था और बताया कि उन्होंने रूमर्स अच्छी तरह से हैंडल शुरू में तो नहीं करे थे और उनको और भी ज्यादा बुरा कर दिया था और वो भले ही कितने भी ज्यादा टैलेंटेड हो वो इस चीज से बिल्कुल भी एस्केप नहीं कर सकते थे और उस दिन के बाद से एचएस के लिए सब चीजें बहुत ज्यादा मुश्किल हो गई थी, सांस लेना भी। और एचएस जब वापस हॉस्पिटल में गए और उनकी सिस्टर से डैड के सर्जरी के बारे में पूछा तो एचएस की सिस्टर ने बताया कि सर्जरी नहीं हो सकती थी क्योंकि उनके डैड का लीवर बहुत ज्यादा वीक था और हॉस्पिटल वालों ने कहा था कि वो सिर्फ अब अपने आप को मेंटली तैयार कर सकते थे बुरी खबर के लिए। एचएस की बहन ने एचएस से ये भी कहा कि जब उनके डैड चले जाएं तो वो बिल्कुल स्ट्रेंजर्स की तरह रहे। तो एचएस ने भी कहा कि उनकी बहन क्या कह रही थी तो उनकी बहन ने कहा कि ये जल्दबाजी में लिया गया डिसीजन नहीं था और एचएस से पूछा कि वो आखिरी बार उनके घर पर कब आए थे और चीजें कितनी भी बुरी हो वो कभी भी लौट के नहीं आए थे जब तक उनकी बहन ने उन्हें बहुत ज्यादा कॉल नहीं करे हो। तो और क्या एचएस को यही लगता था कि पैसे देना सिर्फ काफी होता है। एक बात तो ये भी कही कि जो सब एचएस के साथ हो रहा था वो सब एचएस डिजर्व करते थे। एचएस के डैड दुनिया से चले गए थे और एचएस बस अपनी लाइफ को लेके रिग्रेट कर रहे थे और अपने डैड से पूछ रहे थे कि अब वो इस दुनिया में कैसे रह सकते थे क्योंकि उनकी फेम ने उन्हें बहुत ज्यादा अंधा कर दिया था कि उन्होंने अपनी फैमिली को भी छोड़ दिया था और अब उनका करियर भी खत्म हो चुका था और उनकी बहन बिल्कुल सही कह रही थी कि ये सब उन्हीं की गलती थी और अगर एचएस ने अपनी बहन को सुना होता तो ये सब चीजें ऐसी नहीं होती। मगर तभी एचएस को अचानक से एक शौक आया और उनका सांस लेना भी मुश्किल हो गया था, उन्हें फिर से एक पैनिक अटैक आ गया था और वो कह रहे थे कि अगर वो सीईओ किम को एक गाना दे देते तो ये सब बिल्कुल नहीं होता। लेकिन एचएस का पैनिक अटैक और ज्यादा बढ़ रहा था और उनको सांस लेने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही थी और वो अपने लास्ट मोमेंट्स में अपनी बहन को और अपने फादर को याद कर रहे थे और सोचा कि अगर उन्हें एक और मौका मिलता तो वो अपनी जिंदगी का अलग सफर चुनते और भले ही वो जिंदगी की आखिरी सांस ले रहे थे मगर फिर भी अपने डैड के लिए गाना लिखना चाहते थे। मगर अचानक से एचएस एक शौक के साथ उठे और वो देख रहे थे कि वो अचानक से कहाँ आ गए थे।
21 साल की उम्र में जब एचएस मिलिट्री से डिस्चार्ज हुए थे, उसके बाद ना ही उन्हें कोई कॉलेज में एडमिशन मिला था और ना ही उन्हें कोई जॉब। एचएस एक बहुत ही पुराने और छोटे घर में रहते थे, जब तक उन्होंने एक हिट सॉन्ग नहीं बना लिया था और उसके बाद बहुत ज्यादा पैसे और यूटिलिटी बिल्स ज्यादातर ओवरड्यू ही रहते थे। फिलहाल एचएस के पास 1.5 मिलियन वॉन थे, जो कि उन्हें मिलिट्री की सर्विस के बाद मिले थे और उसके बाद उन्होंने कुछ मैनुअल लेबर भी किया था। जो कुछ भी एचएस ने देखा था वो एक सपना तो नहीं हो सकता था और उन्हें यकीन था कि वो वापस पास्ट में आ गए थे। एचएस को ये नहीं पता था ये सब कैसे हुआ था, मगर उन्हें ये बात पता थी कि ये उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। तो एचएस ने ये डिसाइड कर लिया था कि वो सबसे पहले अपने डैड और अपनी बहन को इस बुरे समय से बाहर निकालेंगे और इस सब का सॉल्यूशन एचएस के लिए बहुत ज्यादा सिंपल था। तो एचएस ने म्यूजिक इक्विपमेंट खरीद लिए थे जो कि कुछ पुराने थे और थोड़े यूज्ड भी थे और जो वो अपनी पास्ट लाइफ में इस्तेमाल करते थे बहुत ज्यादा लो क्वालिटी के थे, मगर एचएस को इन सब इस्तेमाल करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी और एचएस ने कंपोजिंग खुद ही सीखी थी। एचएस के बारे में कुछ रूमर्स ये भी थे कि उनके गाने तुक्के पे हिट होते थे, मगर एचएस के ऑलमोस्ट सारे गाने जो भी उन्होंने पास्ट लाइफ में रिलीज करे थे वो सब सक्सेसफुल थे और जो उनका सीक्रेट नेम था वो था मनी कोड। तो एक तरह से उनके नाम का मतलब ये था कि वो जो भी गाना बनाते थे वो बिकता था। एचएस अपने पुराने गानों का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे क्योंकि फिलहाल वो सिर्फ फ्री सोर्सेज का ही इस्तेमाल कर सकते थे, मगर एचएस को इस सब चीजों में कोई भी मुश्किल नहीं थी क्योंकि उनका टैलेंट था वो बिल्कुल भी बदला नहीं था। तो एचएस ने पूरी मेहनत से गाना बनाना शुरू कर दिया था और उन्होंने अपने सॉन्ग्स एक ईमेल में सेंड कर दिए थे और वो ये सोच रहे थे कि क्या एलएस एंटरटेनमेंट उनकी बेट को पकड़ लेगा। और यहाँ एचएस एंटरटेनमेंट के अंदर एक एम्प्लॉय एक गाना सुनते हुए बहुत क्रेजी रिएक्शन दे रहे थे, तो उनके सुपीरियर ने उनसे पूछा कि क्या वो वहाँ पे काम करने की बजाय फिर से वेबटून्स पढ़ रहे थे। तो योन ने बताया कि बात ऐसी नहीं थी और उनके पास एक अजीब सा ईमेल आ गया था। तो उनके सुपीरियर ने पूछा कि क्या ये प्रपोजल ईमेल था। योन ने बताया कि बात तो यही थी, मगर जब सुपीरियर ने ईमेल देखा तो वो बहुत ज्यादा इम्पोलाइट वे में लिखा हुआ था और उनके सीनियर ने बताया कि वो वैसे तो कंपोजर के बुरे एटीट्यूड से यूज्ड टू हो चुके थे, मगर इस ईमेल की लैंग्वेज कुछ ज्यादा ही इम्पोलाइट थी और सीनियर ने योन से कहा कि देख के तो ऐसा ही लग रहा था कि ये गाना एक रुकी ने भेजा था, तो वो इसे ईमेल कर सकते थे और एक रुकी को सबक सिखाने का यही सही तरीका था। तो योन ने कहा कि सीनियर की बात तो सही थी, मगर ये गाना कुछ ज्यादा ही अच्छा था तो वो इसे इग्नोर नहीं कर सकते थे। तो सीनियर भी ये गाना सुनने लगे और सीनियर ने भी ये देख लिया था कि रुकी ने जो पैसे मांगे थे वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के ही थे। तो इसका मतलब ये था कि रुकी को इंडस्ट्री के बारे में पता था और गाने की क्वालिटी भी बहुत प्रोफेशनल लेवल की थी। सीनियर को ये बात थोड़ी बिलीवेबल नहीं लग रही थी कि ये गाना सिर्फ फ्री टूल का इस्तेमाल करके बनाया गया था और क्या जिसने भी ये ईमेल भेजा था वो एक एक्सपीरियंस कंपोजर था जो प्रिटेंड कर रहा था कि वो एक रुकी है। फिलहाल तो सीनियर को ईमेल भेजने वाले की आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता था, मगर सीनियर ने योन से ईमेल भेजने वाले की कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन मांग ली थी और कह दिया था कि उन्हें ये तीनों ही गाने खरीदने होंगे। तो एचएस के पास सीनियर का कॉल आ गया था और उन्होंने बताया कि उनका नाम हान था, जो कि एलएस एंटरटेनमेंट में एआर टीम के डायरेक्टर थे और वो एचएस से कह ही रहे थे कि वो उनके गानों से बहुत ज्यादा इंप्रेस थे और वो उनके साथ एक मीटिंग करना चाहते थे। तो एचएस ने कहा कि फिलहाल इस सब की जरूरत नहीं थी और वो उन्हें कॉपीराइट ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्ट भेज सकते थे। डायरेक्टर हान भी थोड़ा सरप्राइज थे, तो एचएस ने भी कहा कि वो वैसे भी वो गाना खरीदना चाहते थे, तो क्यों ना वो एज ए साइन ए ट्रस्ट उनको पहले डिपॉजिट दे। डायरेक्टर हान भी देख रहे थे कि ईमेल में जो उन्होंने एरोगेंस दिखाई थी वो सिर्फ ईमेल तक नहीं थी। तो डायरेक्टर हान ने भी कहा कि वो उनकी बात समझ गए थे और डायरेक्टर हान कह ही रहे थे कि जैसे वो उनके पास ईमेल भेजेंगे, मगर तभी एचएस ने उनके पास ईमेल भेज दिया था जिसमें उन्होंने अपनी बैंक अकाउंट की डिटेल्स भेज दी थी और डायरेक्टर हान भी सोच रहे थे कि क्या ये सब चीजें सही हो रही थी, मगर डायरेक्टर हान ने एचएस से सॉन्ग्स खरीद लिए थे। एचएस ने सबसे पहले अपने सारे बिल्स पे कर दिए थे और उन्होंने अपनी फैमिली को भी पूरी सिचुएशन बता दी थी और अपनी फैमिली के लिए अच्छा खाना और गिफ्ट्स भी खरीद लिए थे। एचएस की सिस्टर ने भी एचएस से पूछा कि ऐसी क्या बात थी, तो एचएस ने बताया कि बात ये थी कि उन्हें एक जॉब मिल गई थी। तो एचएस की सिस्टर थोड़ा चिंता में आ गई थी और उनसे पूछ रही थी कि क्या वो फिर से मैनुअल लेबर कर रहे थे। एचएस के डैड ने भी कहा कि वो नहीं चाहते थे कि वो एक डेंजरस वर्क करें, तो एचएस बताने लगे कि वो कुछ भी डेंजरस वर्क नहीं कर रहे थे और एचएस को अपने एक अमेजिंग टैलेंट का पता चल गया था और उन्होंने अपनी फैमिली को उनका कंपोज किया हुआ गाना सुना दिया था। तो एचएस की सिस्टर ने एचएस से कंफर्म करने के लिए फिर से पूछा कि क्या उन्होंने एक गाना खुद कंपोज किया था और एक बड़ी एजेंसी को बेच दिया था, और उन्होंने ये भी कहा कि एचएस ने एक ही रात में अपना टैलेंट डिस्कवर कर लिया था, जो बात वैसे तो बहुत ज्यादा अमेजिंग थी मगर उन्हें बहुत ज्यादा अनोइंग भी लग रही थी। तो एचएस ने भी उनसे पूछा कि क्या वो खुश थी या नहीं,
तो एचएस ने शॉर्ट में बताया कि उन्हें एक अपने टैलेंट के बारे में पता चल गया था जिससे वो बहुत ज्यादा पैसे कमा सकते थे और वो इस चीज से बहुत ज्यादा सेटिस्फाई भी थे और वो फ्यूचर में भी और ज्यादा पैसे कमाने वाले थे। तो इसका मतलब ये था कि उनके सारे बुरे टाइम खत्म हो चुके थे, तो वो अब से आराम से रह सकते थे और उनके डैड को भी फैक्ट्री में काम करने की अब कोई भी जरूरत नहीं थी और उनकी बहन भी अपनी पढ़ाई पे पूरा फोकस कर सकती थी क्योंकि एचएस को भी पता था कि वो फैमिली को रिप्लेस नहीं कर सकते थे। यही बात उनकी इस लाइफ का नया मोटो थी। एचएस सोच रहे थे कि क्या जो उन्हें पैसे मिले थे उससे वो अपने लिए नया इक्विपमेंट खरीदे, मगर एचएस ने ऐसा नहीं किया क्योंकि उन्हें पता था कंपनी उन्हें काम करने के लिए वैसे भी एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट देगी और एचएस को भी कंपनी की तरफ से मैसेज आ गया था और वो भी देख रहे थे कि कंपनी उनसे क्या कहना चाहती थी। मगर एचएस मैसेज देख के थोड़ा सरप्राइज थे। डायरेक्टर हाँ सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि एक अनजान कंपोजर ने उन्हें एक बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी का म्यूजिक भेजा था जो कि कंपोजर ने फ्री रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके बनाया था और 30 सेकंड के डेमो सॉन्ग के लिए 3 मिलियन मांगे थे और वो सोचने लगे कि क्यों ना वो थोड़ा इंतजार करें, मगर एक और पर्सन ने कहा कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था और भले ही एक कंपोजर या एक्सपीरियंस पर्सन ना हो मगर फिर भी ये कंपोजर एक जेम तो था ही। और ये बात कही थी एलएस एंटरटेनमेंट कंपनी के मैनेजिंग टीम के डायरेक्टर ने जिनका नाम किम था और वो एचएस के पास कॉल कर रहे थे मगर एचएस उनका कॉल नहीं उठा रहे थे और उन्होंने डायरेक्टर हान से पूछा कि क्या ऐसा हो सकता था कंपोजर जानबूझ के उनका कॉल इग्नोर कर रहे हो। तो डायरेक्टर हान ने भी डायरेक्टर किम से मजाक करते हुए कहा कि ऐसा बिल्कुल हो सकता था। तो डायरेक्टर किम ने कंपोजर के पास एक फॉर्मल मैसेज कर दिया था और उन्होंने मैसेज में ये बताया कि वो उनके सॉन्ग से बहुत ज्यादा इंप्रेस थे और वो कंपोजर के साथ एक मीटिंग करके ऐसा प्रपोजल देना चाहते थे जो दोनों ही पार्टीज के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। मगर एचएस देख रहे थे कि डायरेक्टर किम उनकी बात सही समझ रहे थे क्योंकि उनके लिए बात काम की नहीं थी और डायरेक्टर किम को भी एचएस का रिप्लाई थोड़ा अजीब लग रहा था। तो डायरेक्टर हान ने भी पूछा कि एचएस उसे क्या कह रहे थे। तो डायरेक्टर किम ने बताया कि मैसेज पढ़ के तो ऐसा ही लग रहा था कि कंपोजर एसएच एक फार्मर थे और एचएस ने मैसेज में ये लिखा था कि वो बहुत ही ज्यादा सैड फील कर रहे थे क्योंकि रातों ही रात में किसी ने उनके खेत से सारी मूलियां चुरा ली थी और यहाँ एचएस भी बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड थे क्योंकि वो जो गेम खेल रहे थे उसमें किसी ने उनकी सारी मूलियां चुरा ली थी। सब्सक्राइब। डायरेक्टर किम ने एक लिस्ट बना ली थी जिसमें टोटल 7 पॉइंट थे, जिसमें पहला पॉइंट ये था कि कंपोजर एचएस नाम इस्तेमाल कर रहा था जो कंपोजर का असली नाम नहीं था। दूसरा पॉइंट ये था कि जिस पर्सन ने उनके पास कांटेक्ट किया था उसमें अकाउंट होल्डर का नाम मिन ह्यून था, मगर ये बात जरूरी नहीं थी कि मिन ह्यून ही कंपोजर का असली नाम था। डायरेक्टर किम को ऐसा लग रहा था कि कंपोजर किसी और मैनेजमेंट कंपनी के साथ एक्सक्लूसिव कंपोजर है, मगर डायरेक्टर किम को कंपोजर की स्किल्स बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग लग रही थी। डायरेक्टर किम को ये भी लग रहा था कि कंपोजर एचएस की एक हॉबी ये भी थी कि वो मूलियां उगाते थे, मगर कुछ दिन पहले कंपोजर एचएस ने ये बात कही थी कि उनकी सारी मूलियां चोरी हो गई थी और तब से वो उनके कॉल से इग्नोर कर रहे थे। डायरेक्टर किम को ऐसा लग रहा था कि क्या बात ऐसी थी कि एचएस को उनके बारे में नहीं पता था। तो डायरेक्टर किम ने एक बार फिर से कंपोजर एचएस के पास कॉल कर दिया था और इस बार एचएस ने कॉल उठा लिया था। डायरेक्टर किम ने एचएस से पूछा कि क्या वो मिन ह्यून से बात कर रहे थे, तो मिन ह्यून ने भी बताया कि हाँ वो वही थे और उनके कॉल करने का कारण क्या था। तो डायरेक्टर किम ने सबसे पहले तो ये कहा कि ये बात उन्हें सुन के बहुत ज्यादा दुख हुआ कि उनकी सारी मूलियां चोरी हो गई थी। तो ये बात सुन के एचएस समझ गए थे कि ये कॉल एलएस एंटरटेनमेंट से आया था और डायरेक्टर किम को बताया कि अब सब कुछ ठीक था क्योंकि वो अपना गुस्सा कम करने के लिए कुछ दिनों से एक बोट पे फिशिंग कर रहे थे और एचएस फिशिंग एक गेम में कर रहे थे। एचएस ने डायरेक्टर किम से कॉल करने का कारण पूछा तो डायरेक्टर किम ने बताया कि वो उनके साथ एक एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते थे और वो एचएस से मिलकर फेस टू फेस एक मीटिंग करना चाहते थे और उन्होंने एचएस से पूछा कि वो फिर से शहर में कब आ रहे थे, मगर एचएस ने बताया कि वो शहर में ही थे। डायरेक्टर किम को ये बात बहुत ज्यादा अजीब लगी क्योंकि शहर में फिशिंग करने की कोई भी जगह नहीं थी। एचएस ने बताया कि उन्हें बात ज्यादा खींचना पसंद नहीं था तो क्यों ना वो अगले दिन एक मीटिंग करें और सारी बातें क्लियर कर लें और उन्होंने डायरेक्टर किम को मीटिंग का टाइम और एड्रेस बता दिया था। डायरेक्टर किम के टीम मेंबर ने उनसे पूछा कि एचएस ने उनसे क्या कहा था, तो डायरेक्टर किम ने अपने टीम मेंबर को बताया कि वो अगले पूरा दिन बाहर रहने वाले थे और डायरेक्टर किम को एचएस का नेचर देख के और जिस तरह से वो अपने फार्म और फिशिंग के बारे में बात कर रहे थे तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो किसी बड़ी दाढ़ी वाले थोड़े मैड इंसान से मिलने वाले थे। मगर जब डायरेक्टर किम मीटिंग पे आए तो उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि वो एक यंग इंसान से मिलने वाले थे और उन्होंने उनसे क्लियर करने के लिए पूछा कि क्या वही कंपोजर थे।
तो एचएस ने भी बताया हाँ वही कंपोजर थे। डायरेक्टर किम ने भी देखा कि एचएस की बिल्कुल भी लंबी दाढ़ी नहीं थी, ना ही लंबे बाल, तो वो थोड़ा सरप्राइज हो गए थे। डायरेक्टर किम ने भी कहा कि उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि वो बिल्कुल टाइम पे आ जाएंगे। तो एचएस ने भी कहा कि टाइम पे आना जरूरी तो होता ही है। डायरेक्टर किम फिर एचएस को उनके एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताने लगे और कहा कि वो कॉन्ट्रैक्ट को अच्छी तरह से रिव्यू कर सकते हैं और अगर एचएस किसी बात से भी ज्यादा सेटिस्फाई ना हो तो वो उन्हें बता सकते थे। तो एचएस भी कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ रहे थे। डायरेक्टर किम ने भी ये देखा जितना उन्होंने एक्सपेक्ट करा था एचएस उससे कुछ ज्यादा ही यंग थे, मगर फिर भी उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ी अच्छी टर्म्स रखी थी और एचएस ने भी यही बात कही कि उनका कॉन्ट्रैक्ट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से अच्छा तो था, मगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ टॉक्सिक पॉइंट्स भी थे। डायरेक्टर किम ने भी पूछा कि वो किन पॉइंट्स की बात कर रहे थे। तो एचएस ने बताया कि पहला पॉइंट तो ये था कि वो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट तब तक नहीं कर सकते थे जब तक कोई नेचुरल डिजास्टर नहीं था। तो डायरेक्टर किम ने भी कहा कि उनके पास कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करने का कोई और कारण तो नहीं हो सकता था। तो एचएस ने कहा कि उन्हें नहीं पता था कि कल उनके साथ क्या हो सकता था। एचएस ने फिर उन्हें दूसरा पॉइंट बताया और वो ये था कि गाने का कॉपीराइट एक नेगोशिएशन के थ्रू सेट होगा। तो डायरेक्टर किम भी बताने लगे कि नेगोशिएशन तो होने ही वाला था। तो एचएस ने बताया कि अगर आगे कुछ भी मुश्किल होती है तो डायरेक्टर किम अपनी कंपनी की लीगल टीम का इस्तेमाल करके कॉपीराइट की नेगोशिएशन अपने हिसाब से रख सकते थे। एचएस ने यह भी बताया कि कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड कुछ ज्यादा ही बड़ा था और उन्हें सेटलमेंट का रेशो भी ज्यादा पसंद नहीं था और अगर वो बात सीधी कहें तो कॉन्ट्रैक्ट में सिंसियरिटी नहीं थी। डायरेक्टर किम ने भी बताया कि कॉन्ट्रैक्ट किसी भी रुकी के हिसाब से बहुत ज्यादा अच्छा था। तो एचएस भी वहां से जाने के लिए तैयार हो गए थे और उन्होंने डायरेक्टर किम को बताया कि एचएस को अपना ट्रीटमेंट उनकी स्किल्स के हिसाब से चाहिए, ना ही उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से, और वो उन्हें एक दिन का समय दे रहे हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट को पूरा सिंसियर तरीके से तैयार करें। और ये बात कहकर एचएस वहां से चले गए थे और डायरेक्टर किम भी समझ गए थे कि एचएस किस तरह से उनके साथ नेगोशिएशन करना चाहते थे। तो डायरेक्टर किम अगले दिन एक नया कॉन्ट्रैक्ट ले आए थे और एचएस को बता रहे थे कि उन्होंने सारे पॉइंट्स फिक्स कर दिए थे। तो एचएस ने भी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा और कहा कि उन्होंने सारे पॉइंट्स फिक्स तो कर दिए थे, मगर कॉन्ट्रैक्ट में अभी भी कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिसमें सिंसियरिटी नहीं थी। और एचएस भी ये बात अच्छी तरह से समझ सकते थे कि एलएस एंटरटेनमेंट को एचएस जैसे नए कंपोजर की ज्यादा जरूरत नहीं थी और एचएस को भी एलएस एंटरटेनमेंट ज्वाइन करने की ज्यादा जरूरत नहीं थी। तो ये एक तरह से अच्छा ही होता कि वो दोनों आगे कॉन्टैक्ट नहीं करते। और ये बात क्या है कि एचएस जा ही रहे थे, मगर डायरेक्टर किम ने एचएस को पीछे से रोक लिया था और एचएस से ये पूछ रहे थे कि वो खुद ही अपनी कंडीशंस बता सकते थे। तो ये बात सुन के एचएस बहुत ज्यादा खुश हो गए थे, पूछने लगे कि क्या ये सब ठीक रहेगा। और एचएस ने अपनी कंडीशंस बता दी थी, जिसमें से कंडीशंस ये थी कि वो एचएस को एक खुद का स्टूडियो देंगे और उसके साथ एचएस के पसंद का इक्विपमेंट, और कोई भी उनके वर्क आवर्स के बीच में इंटरफेरेंस नहीं करेगा और कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड 1 साल का होएगा। और लास्ट और मेन पॉइंट ये था कि कोई भी उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन के बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं करेगा। एचएस ने डायरेक्टर किम से पूछा कि कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स में कोई प्रॉब्लम थी। तो डायरेक्टर किम ने बताया कि उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं मिल रही थी और डायरेक्टर किम भी समझ गए थे कि एचएस एक पूरे प्रोफेशनल थे, क्योंकि एचएस ने जो भी कंडीशंस लिखी थी वो ज्यादा नहीं थी, मगर वो उन्हें मना भी नहीं कर सकते थे। मगर उन्होंने एचएस से उनकी चौथी कंडीशन के बारे में पूछा, जो थी उनके 1 साल के बारे में, और उनसे पूछा कि क्या वो इस टर्म को बढ़ा नहीं सकते थे। तो एचएस ने बताया कि 1 साल बाद उनकी वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाएगी, तो फिर से कॉन्ट्रैक्ट को फिर से नेगोशिएट करेंगे। डायरेक्टर किम भी देख रहे थे कि एचएस का कॉन्फिडेंस कुछ ज्यादा ही था, मगर डायरेक्टर किम ने कॉन्ट्रैक्ट के लिए एग्री कर लिया था और कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया था। तो कुछ समय बाद एचएस भी एलएस एंटरटेनमेंट कंपनी में आ गए थे और उनके कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग उन्हें खुद का स्टूडियो दे दिया गया था। और एचएस का बिल्डिंग में आने का कारण उनका एम्प्लॉय कार्ड और उनका बिजनेस कार्ड लेना था, मगर डायरेक्टर के एचएस को कंपनी का पूरा टूर दे रहे थे। वो उन्हें कंपनी का ऑफिस दिखा रहे थे, ऑफिस का टेरेस दिखा रहे थे और कैफेटेरिया की भी पूरी फैसिलिटीज को दिखा रहे थे। मगर एचएस ने कहा कि ये सब देखने की बजाय वो अपना रिकॉर्डिंग स्टूडियो देखना चाहते थे। डायरेक्टर किम भी कह रहे थे कि एचएस अपने काम को लेकर कुछ ज्यादा ही क्रेजी थे और वो उन्हें एचएस के रिकॉर्डिंग स्टूडियो में ले गए थे। मगर जब वो रिकॉर्डिंग स्टूडियो में गए तो वहां पे पहले से कंपोजर काम कर रहे थे। डायरेक्टर किम ने कंपोजर से पूछा कि उन्हें नहीं पता था कि वहां पे कोई रिकॉर्डिंग का सेशन हो रहा था। कंपोजर ने भी डायरेक्टर से वहां पे उनके आने का कारण पूछा, तो डायरेक्टर किम ने बताया कि वो नए कंपोजर को कंपनी का टूर दे रहे थे। एचएस ने भी जब रिकॉर्डिंग रूम के कंपोजर को देखा तो उन्होंने उन्हें लगभग पहचाना नहीं था, क्योंकि जो कंपोजर पहले से रिकॉर्डिंग रूम में थे उनका नाम था जिनते, जो कि एचएस की पास्ट लाइफ में एचएस से ज्यादा क्लोज तो नहीं थे, मगर उन्हें इतना तो याद था कि जिनते की स्किल और रेपुटेशन बहुत ज्यादा अच्छी थी। तो एचएस और जिनते ने भी एक दूसरे को ग्रीट करा और जब एचएस ने देखा कि रिकॉर्डिंग रूम में गाना कौन गा रहा था
तो उन्हें याद आया कि वो उनसे कुछ समय पहले मिले थे, क्योंकि जब एचएस ने कंपनी में एंटर किया था तो उन्हें पीछे से उसी सिंगर ने रोक लिया था और एचएस से पूछा था कि वो वहाँ पे एम्प्लॉय थे या एक ट्रेनी। तो एचएस ने भी जिस पर्सन ने एचएस को रोका था उनसे पूछा कि क्या वो एक एम्प्लॉय थे। तो सिंगर ने बताया क्योंकि वो कुछ ज्यादा यंग लग रहे थे तो उन्हें ऐसा लगा कि वो एक ट्रेनी थे, मगर उन्होंने एचएस से ये भी कहा कि वो कुछ ज्यादा ही रूड थे और क्या उन्हें नहीं पता था कि वो किससे बात कर रहे थे। तो एचएस ने बताया कि उन्हें पता था कि वो किससे बात कर रहे थे। तो सिंगर ने कहा कि अगर उन्हें इस बात का पता था तो वो उन्हें ग्रीट क्यों नहीं कर रहे थे। एचएस ने भी देखा कि सिंगर का एटीट्यूड कुछ ज्यादा ही था और उन्हें सिंगर से बात करना कुछ ज्यादा ही मेहनत का लग रहा था, तो उन्होंने सिंगर से कहा कि उन्हें कुछ अर्जेंट काम था तो वो वहां से जा रहे थे। तो एचएस भी वहां से जा रहे थे, मगर सिंगर उन्हें पीछे से बार बार रोक के बुला रही थी। और जिस सिंगर से एचएस मिले थे उनका नाम जिनी था और एचएस को जिनी अच्छी तरह से याद थी, क्योंकि जिनी जिस ग्रुप में थी वो 1 साल पहले ही डिसबैंड हुआ था और उसके बाद जिनी एक सोलो आर्टिस्ट बन गई थी, मगर अभी तक जिनी के साथ ऐसा नहीं हुआ था। तो एचएस ने कंपोजर जिनते से पूछा कि क्या वो वहां पे रिकॉर्डिंग सेशन को देख सकते थे। तो जिनते ने कहा कि उनके पास ऐसा कोई कारण नहीं था कि वो उन्हें मना करें, और जिनी भी ये देख रही थी कि दोनों कंपोजर आपस में क्या बात कर रहे थे। कंपोजर फिर से जिनी को लाइन बोलने के लिए कह रहे थे और जिनी को उनके सांस लेने के तरीकों को बदलने के लिए बता रहे थे, और उन्होंने जिनी से ये भी कह दिया था कि वो अपने आप को एक सिंगर कैसे कह सकती थी, क्योंकि जिनी को बेसिक्स का भी नहीं पता था। एचएस ने डायरेक्टर किम से पूछा कि क्या कंपोजर जिनते हमेशा गाना प्रोड्यूस करते टाइम इतने पिकी हैं। तो डायरेक्टर किम ने बताया कि कंपोजर जिनते ज्यादातर ऐसे नहीं है, मगर क्योंकि जिनी की लास्ट एल्बम कंपोजर जिनते ने ही प्रोड्यूस करी थी और वो बिल्कुल फ्लॉप हो गई थी, और अगर इस बार भी रिजल्ट अच्छे नहीं आए तो ये सिर्फ जिनी के करियर के लिए ही नहीं, साथ साथ कंपोजर जिनते के भी करियर के लिए भी बुरा हो सकता था। एचएस भी देख रहे थे कि कंपोजर जिनते जिस अप्रोच का इस्तेमाल कर रहे थे वो गलत था, और कंपोजर जिनते जिस तरह से कंपोज कर रहे थे वहां पे उसका रिवर्स होना चाहिए था। उन्होंने डायरेक्टर किम से पूछा कि क्या वो एक ट्राई कर सकते थे। तो डायरेक्टर किम ने भी पूछा कि वो क्या ट्राई करना चाहते थे। तो एचएस ने बताया कि वो जिनी के साथ मिलकर एक गाना प्रोड्यूस करना चाहते थे। सब्सक्राइब। डायरेक्टर किम ने भी कंपोजर जिनते को भी ये बात बता दी थी कि वो उनका प्रोजेक्ट जो कि वो जिनी के साथ कर रहे थे वो एचएस को दे रहे थे, और ये बात सुन के कंपोजर जिनते भी थोड़ा हैरान थे। डायरेक्टर किम ने भी कंपोजर जिनते को बताया कि उन्हें भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी जो वो जिनी के सॉन्ग के इंचार्ज थे, और इसका कारण एक ये भी हो सकता था कि सिंगर और कंपोजर के बीच की कंपैटिबिलिटी कम हो। डायरेक्टर किम कंपोजर जिनते को ये भी बताने लगे कि वो उन्हें इस चीज के लिए फोर्स नहीं कर रहे थे, क्योंकि कंपोजर एचएस ने इस चीज को खुद प्रपोज किया था। तो कंपोजर जिनते ने भी डायरेक्टर किम से पूछा कि क्या ये सब पॉसिबल था। तो डायरेक्टर किम ने बताया कि इस चीज से रिलीज डेट थोड़ी डिले हो सकती थी, मगर ये करना बिल्कुल भी इम्पॉसिबल तो नहीं था। तो कंपोजर जिनते ने भी इस बात पे थोड़ा सोचा और बताया कि ऐसा भी हो सकता था कि ये चीज सिंगर जिनी के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी हो सकती थी, और अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाता है तो जिनी भी कंपनी के हायर अप्स की नजर में आ जाएगी। और उन्होंने डायरेक्टर किम से कह दिया कि वो इस चीज का आफ्टरमैथ खुद संभाल लेंगे। डायरेक्टर किम भी देख रहे थे कि कंपोजर जिनते इस चीज से बहुत ज्यादा खुश थे और दोनों ने इस चीज के लिए एग्री कर लिया था, और जिनी भी रूम में आ गई थी और उन्होंने भी उनसे पूछा कि उन्होंने सारी बात सुन ही ली होगी, और जिनी को ये बताया कि उनकी एल्बम का कंपोजर चेंज किया जा रहा था, और जो नया कंपोजर उन्हें कंपोज करने वाला था वो वही था जिनसे वो पिछली रिकॉर्डिंग में मिली थी। और कंपोजर एचएस के बारे में बताया कि फिलहाल वो एक रूकी कंपोजर थे, मगर वो वैसे बहुत ज्यादा टैलेंटेड थे। कंपोजर जिनते एचएस के बारे में और चीजें बता ही रहे थे, मगर जिनी थोड़ा हैरान हो गई और उनसे पूछा कि सभी लोगों में से वो एचएस को ही क्यों चूज कर रहे थे, क्योंकि जिनी को फिर से उनका एम्बैरेसिंग मोमेंट याद आ गया था। और जिनी का रिएक्शन देख के डायरेक्टर किम ने भी जिनी से पूछा कि क्या उनके और एचएस के बीच में कुछ हुआ था। तो जिनी ने बताया कि उनके और एचएस के बीच में कुछ नहीं हुआ था, और कहा कि उन्हें कुछ फिलहाल जरूरी काम था तो वो वहां से जा रही थी। कंपोजर जिनते को भी जिनी का रिएक्शन थोड़ा अजीब लग रहा था, और जिनी जो एक फिलहाल आउटडेटेड सिंगर थी और फिलहाल उनके खुद भी कुछ पुराने दिन के अटैचमेंट्स थे, और जिनी को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में 9 साल हो गए थे और वो एक समय में बहुत बड़ी सिंगर थी और वो बहुत ज्यादा पॉपुलर भी थी, मगर आखिरी 3 सालों से जिनी की रेपुटेशन कम ही होती जा रही थी। और डायरेक्टर किम भी ये सोच रहे थे कि एचएस ने अचानक से जिनी के साथ अपना पहला प्रोजेक्ट क्यों चूज कर लिया था, और एचएस आखिर क्या सोच रहे थे। और जिनी को भी ऐसा लग रहा था कि क्योंकि वो उन्हें रूकी कंपोजर को असाइन कर रहे थे तो इसका मतलब ये हो सकता था कि कंपनी को जिनी पे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं बची थी, और अगर जिनी की ये भी एल्बम फेल हो जाती है
तो जिनी का जो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल है वो भी नहीं हो पाएगा। तो जिनी भी अपने पुराने सक्सेसफुल दिनों को याद करके थोड़ा सैड हो रही थी कि कब वो जैसे अपने आइडल ग्रुप के साथ कंसर्ट्स करती थी और फिलहाल वो किस सिचुएशन में थी। डायरेक्टर किम ने भी एचएस को बता दिया था कि कंपोजर जिनती ने उन्हें परमिशन दे दी थी और डायरेक्टर किम ने एचएस से फिर से पूछा कि क्या वो सच में जिनी के साथ ही काम करना चाहते थे। और क्योंकि अब डायरेक्टर किम एचएस के मैनेजर बन गया तो अब से मैं मैनेजर किम कहूंगा। और मैनेजर किम एचएस को कह रहे थे क्योंकि वो उनके सीनियर थे तो वो उन्हें इस बात को फिर से सोचने के लिए कह रहे थे। कंपोजर एचएस भी अपने काम पे लग गए थे। उन्होंने भी ये देख लिया था कि जिनी के जो स्टार्टिंग के डेब्यू सॉन्ग थे वो बुरे नहीं थे, मगर जिनी के जो लेटेस्ट कुछ सॉन्ग रिलीजेस थे वो बहुत ज्यादा खराब थे। और म्यूजिक को सुनते हुए साफ साफ पता चल रहा था कि जिनी जिन नोट्स का इस्तेमाल कर रही थी बहुत ज्यादा फोर्सफुली उन नोट्स को प्ले कर रही थी। एचएस को भी पता था कि जिनी की आवाज सबसे बेस्ट उनके मिड लो रेंज में थी। तो कंपोजर एचएस ने जिनी की यूनिक साउंड में एक गाना प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया था जो कि जिनी के लिए बिल्कुल परफेक्ट होने वाला था। कुछ समय बीत गया था जो कि पहले डायरेक्टर किम थे वो भी ये सोच रहे थे कि एचएस आखिर कर क्या रहे थे, क्योंकि एचएस ने मैनेजर किम को 24 घंटे के अंदर ही ये मैसेज कर दिया था कि उन्होंने प्रोजेक्ट तैयार कर लिया था और वो जिनी के साथ एक रिकॉर्डिंग डेट शेड्यूल कर सकते थे। मैनेजर किम की टीम भी देख रही थी कि गाने का स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा अच्छा था और ये गाना जिनी के लिए कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा था, मगर जैसे जैसे वो गाने को सुन रहे थे वो जिनी के लिए ही ज्यादा सूट कर रहा था। जिनी भी ऑफिस में आ गई थी। मैनेजर किम ने भी जिनी को बताया कि उनके लिए जो गाना तैयार हुआ था वो बहुत ज्यादा अच्छा था। जब जिनी ने भी ये देखा कि गाना सिर्फ एक दिन में तैयार हो गया था तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि क्या ऐसा हो सकता था कि एचएस ने कुछ रिसाइकल करके उन्हें दे दिया था, मगर फिर भी जिनी ने गाना सुनना शुरू कर दिया था। एचएस भी वहीं पे पीछे से जा रहे थे और मैनेजर किम के टीम मेंबर जिनी का रिएक्शन देखना चाहते थे, मगर जिनी ने जो रिएक्शन दिया वो उन्होंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि जिनी ने कभी भी फेमस कंपोजर्स के सॉन्ग के साथ भी वाइब नहीं किया था। वो एचएस के सॉन्ग के साथ वाइब कर रही थी और रिदम में मूवमेंट कर रही थी। एचएस भी जो ये सब देख रहे थे देख के बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड थे। मैनेजर किम ने भी जिनी से गाने के बारे में पूछा तो जिनी ने कहा कि नहीं ये बात बहुत अजीब लग रही थी। तो मैनेजर किम भी थोड़ा हैरान थे और जिनी से पूछ रहे थे कि उन्हें क्या अजीब लग रहा था। तो जिनी ने बताया कि उन्हें पता नहीं था कि गाना इतना अच्छा क्यों था। एचएस भी जो वहीं खड़े थे उन्होंने जिनी को बताया कि वो उनके साथ एक टेस्ट करना चाहते थे और वो चाहते थे कि जिनी गाने का लास्ट स्कैट गाए। स्कैट होता है जब लिरिक्स नहीं होते हैं, सिर्फ ट्यून के साथ तुम कुछ भी रैंडम वर्ड्स गाते हो म्यूजिक दिखाने के लिए कि तुमने म्यूजिक कितना समझा है। तो जिनी ने बताया कि उन्होंने गाना सिर्फ एक ही बार सुना था। तो एचएस ने बताया कि उन्हें ये तो देखना ही होगा कि जिनी की गाने की एबिलिटी कितनी थी, क्योंकि एचएस ने जो ये गाना बनाया था वो देखने के लिए बनाया था कि जिनी के साथ कैसा रहेगा, और अगर जिनी गाना नहीं गा पाती तो इस गाने को रिजेक्ट कर दिया जाएगा और नया गाना जिनी के लिए फिर से तैयार किया जाएगा। मगर इस बात के डायरेक्टर किम के टीम मेंबर भी देख रहे थे कि जिनी इस बात पे गुस्सा होने वाली थी, मगर जिनी ने कहा कि वो गाने को एक बार फिर से सुनना चाहती थी। मैनेजर किम भी जिनी के इस रिएक्शन से बहुत ज्यादा सरप्राइज थे, क्योंकि इस बात पे जिनी वैसे तो बहुत ज्यादा गुस्सा होती हैं, मगर क्योंकि जिनी ऐसा रिएक्शन कर रही थी तो ये बात पक्की थी कि जिनी को ये गाना बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा होगा। इसके बाद जिनी ने ये गाना जो कि 4 मिनट 24 सेकंड का था 7 बार चुपचाप सुना। भले ही जिनी ने इतना टाइम ले लिया था मगर फिर भी किसी ने भी जिनी को रोका नहीं और वो बस जिनी को गाना सुनता हुआ देख रहे थे। जिनी भी जब सॉन्ग को सुन रही थी और सॉन्ग की रिदम से उन्हें पता चल रहा था कि सॉन्ग में कोई भी ज्यादा इमोशन नहीं थे और पूरा गाना लो टोन और जेंटल टोन में था, और गाने में जो कोड्स इस्तेमाल हुए थे वो भी बहुत ज्यादा सिंपल थे, तो वो आसानी से समझ आ रहे थे, जिससे गाने का एक एडिक्शन बन रहा था। जिनी ने गाना सुन के बताया कि वो गाना गाने के लिए तैयार थी, मगर एचएस ने बताया कि इतना काफी था और उन्हें लग रहा था कि उन्हें गाना दोबारा सुनने की जरूरत नहीं थी। और एचएस ने जिनी को बताया कि वो उनसे अब रिकॉर्डिंग के दिन मिलेंगे, और ये बात कह के एचएस वहां से चले गए थे और जिनी को समझ नहीं आ रहा था कि उनकी किस तरह की ट्रेनिंग हो रही थी। सब्सक्राइब। मैनेजर किम ने एलिस कंपनी के सीईओ को ये बताया कि एचएस ने जिनी का कंपोजर बनने के लिए खुद ही वॉलंटियर किया था, और मैनेजर किम भी सोच रहे थे कि सीईओ ने उन्हें क्यों बुलाया था। सीईओ जियोन ने मैनेजर किम से पूछा कि क्या एचएस को नहीं पता था कि जिनी के सिंगल एल्बम रिलीज करने का टाइम सही नहीं था। तो मैनेजर किम ने बताया कि उन्हें यह बात पता थी, और अगर जिनी की ये एल्बम फेल हो जाती है तो जिनी का कॉन्ट्रैक्ट भी आगे कंटिन्यू नहीं होगा। एलएस कंपनी के सीईओ ये बता रहे थे कि उन्हें रेकलेस लोग ज्यादा पसंद नहीं थे, और वो ये चाहते थे कि एलएस ये प्रोजेक्ट एक कोलैबोरेशन में करे, और ये कोलैबोरेशन कंपोजर जिनते और एचएस के बीच में होएगा। क्योंकि मैनेजर किम को भी पता था कि वो सीईओ की बात को मना नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने बताया कि वो समझ गए थे और वो दोनों पार्टीज से बात कर लेंगे, मगर एचएस ने इस बात के लिए सीधा मुंह पे मना कर दिया था।
और मैनेजर किम को ये बताया कि वो खुद ही इंस्ट्रूमेंट्स को सिलेक्ट करेंगे और खुद ही एक स्कोर बनाएंगे और खुद ही उसमें परफॉर्म करेंगे और उन्हें इन चीजों में किसी और की मदद की जरूरत नहीं थी। तो मैनेजर किम ने भी एचएस को बताया कि जिनी के लिए एल्बम बहुत ज्यादा जरूरी होने वाली थी और फिलहाल एचएस सिर्फ एक रूकी कंपोजर ही थे, तो इसीलिए ही कंपनी के हायर अप्स ने ये ऑर्डर दिया था। तो एचएस ने बिल्कुल सीरियसली मैनेजर किम से पूछा कि क्या उन पे ट्रस्ट करते थे। तो मैनेजर ने एचएस के सवाल पे मुंह पे इनकार कर दिया और ये बात सुनकर एचएस भी वहां से जाने लगे, मगर मैनेजर किम ने उन्हें फिर से रोक लिया। तो एचएस ने बताया कि गाने की रिकॉर्डिंग, मिक्सिंग और मास्टरिंग में समय लग सकता था और क्योंकि रिलीज डेट पहले से आगे बढ़ गई थी, जिसका कारण ये था कि प्रोड्यूसर अचानक से बदल गए थे, तो गाने में और डिले होना कोई भी नई बात नहीं होने वाली थी। और अगर गाना फिनिश होने के बाद अगर मैनेजर किम को गाना पसंद नहीं आया तो एचएस गाने को कोलैबोरेशन में करने के लिए तैयार थे। तो एचएस फिर से जिनी के साथ कंपोजिंग करने आ गए थे और वो जिनी से उनके आवाज के बारे में पूछ रहे थे। तो जिनी ने बताया कि उनकी आवाज में उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं लग रही थी। तो एचएस ने गाने की रिकॉर्डिंग शुरू कर दी थी और जिनी को सिंगिंग की इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे और वो उन्हें बता रहे थे कि वो उनके आवाज को थोड़ा सॉफ्ट करे। जिनी भी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रही थी और जिनी भी देख रही थी कि रिकॉर्डिंग स्टूडियो में एचएस के साथ काम करते हुए उन्हें ऐसा ही लग रहा था कि वो किसी एक्सपीरियंस्ड कंपोजर के साथ काम कर रही थी, जिसकी वजह से वो थोड़ा रिलैक्स भी फील कर रही थी। लेकिन जैसे जैसे और टाइम बीतता गया तो वो अब बिल्कुल भी रिलैक्स्ड फील नहीं कर रही थी, क्योंकि जिनी को रिकॉर्डिंग करते करते 5 घंटे हो गए थे और जिनी ने कंपोजर से पूछा कि क्या वो थोड़ा ब्रेक ले सकती थी। तो एचएस ने बताया कि जिनी एक ब्रेक ले सकती थी, मगर वो अपनी आवाज को वार्म अप में रखे। जिनी भी फिर रेस्ट करने लगी और वो ये सोच रही थी कि कंपोजर के साथ काम करना थोड़ा टफ तो था, लेकिन ये इतना भी टफ नहीं था, क्योंकि जब वो एक गाना गा रही थी तो उनके माइंड में गाने की कंप्लीट इमेज बन रही थी और उन्हें ऐसा ही लग रहा था कि ये गाना सिर्फ उन्हीं के लिए बना था और सिर्फ वही इस गाने को गा सकती थी। और उन्हें अब थोड़ी उम्मीद ये भी लग रही थी कि ये उनका सिंगल सक्सेसफुल हो सकता था। मैनेजर किम भी वहां आ गए थे और वो पूछ रहे थे कि वहां पे सब क्या हो रहा था, क्योंकि रिकॉर्डिंग स्टूडियो में खाने के टेकआउट्स के पैकेट थे। और मैनेजर किम ने एचएस से पूछा कि क्या उन्होंने रिकॉर्डिंग स्टूडियो में पूरी रात बिताई थी। तो एचएस ने भी बताया कि वो ऐसा देख सकते थे। जिनी भी वही थी और वो मैनेजर से कह रही थी कि वो शांत हो जाए और क्या उन्हें रिकॉर्डिंग स्टूडियो के एटिकेट्स नहीं पता थे। जिनी की ये हालत देखकर मैनेजर किम ने भी उनसे पूछा कि क्या वो भी पूरी रात यहीं थी, और पीछे से एचएस भी जिनी को दोबारा उठा रहे थे और कह रहे थे कि उन्हें रिकॉर्डिंग दोबारा शुरू करनी थी। लेकिन जिनी भी कंप्लेन कर रही थी कि उन्हें ब्रेक में सिर्फ 20 ही मिनट हुए थे। ये देखकर मैनेजर किम भी एचएस से कह रहे थे कि उन्हें इतना लगातार काम करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जो उनका स्केड्यूल था वो इतना टाइट नहीं था कि उन्हें पूरी रात जाके काम करना और वो बीच में ब्रेक भी ले सकते थे। मगर मैनेजर किम ये भी सोच रहे थे कि जिनी जो ओवरनाइट शूट्स पे हमेशा गुस्सा करती थी, वो किसी कंपोजर के साथ कोलैबोरेशन में काम कर रही थी, तो उन्हें ऐसा ही लग रहा था कि जैसा रिकॉर्डिंग रूम में चल रहा था तो वो वैसा ही चलने दे। और मैनेजर किम भी इस सीन से बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड थे और जिनी के सिंगर रिलीज का दिन भी आ गया था। और जिस दिन जिनी का सॉन्ग रिलीज हुआ था उसी दिन 3 और बड़े ग्रुप्स ने एल्बम निकाले थे, जिनमें से एक थे आइडल ग्रुप, जो कि एलिस एंटरटेनमेंट कंपनी के राइवल ग्रुप के थे और वो अपनी नई एल्बम से कमबैक कर रहे थे। और दूसरा रिलीज था एक रूकी आइडल ग्रुप का जिसका नाम 9 स्टार था, जो कि एम के एंटरटेनमेंट से था। और तीसरा सॉन्ग था एलिस एंटरटेनमेंट के ही सिंगर का। तो फिलहाल एक बहुत ज्यादा फेयर्स कंपटीशन चल रहा था। कुछ लोग ब्लूज की नई एल्बम की तारीफ कर रहे थे और कुछ लोग 9 स्टार की गाने के विजुअल्स की तारीफ कर रहे थे, और जो सिंगर जो कि एलिस एंटरटेनमेंट से थी, लोग उनके गाने की तारीफ कर रहे थे। और जिनी भी देख रही थी कि इन सब आर्टिकल्स के बीच में जिनी का नाम कहीं भी नहीं था। मगर जिनी को एक बात ये नहीं पता थी कि हेटर्स भी एक तरह से फैन ही होते हैं, और क्योंकि जिनी के हेटर्स जिनी का गाना प्ले कर रहे थे तो इसी वजह से जिनी का गाना भी चार्ट्स में आ गया था। और जैसे जैसे जिनी ने भी और म्यूजिक शोज में अपना गाना शुरू करा तो उनका गाना गॉर्जियस डोमेस्टिक म्यूजिक के चार्ट्स में टॉप 50 में आ गया था। और कंपनी के पर्सपेक्टिव से ये बहुत ज्यादा सेटिस्फाइंग रिजल्ट था। मैनेजर किम भी एचएस को जिनी की सिचुएशन की रिपोर्ट दे रहे थे और मैनेजर किम ने एचएस को भी बताया कि उन्हें ज्यादा प्रेशर में आने की जरूरत नहीं थी और कंपनी के लिए रिजल्ट बहुत ज्यादा सेटिस्फाइंग था। तो एचएस ने बताया कि उन्हें ये बात पता थी और बिल्कुल भी प्रेशर फील नहीं कर रहे थे। एचएस की ये बात मैनेजर किम को थोड़ी अजीब लगी, तो एचएस ने भी बताया कि उन्होंने पहले ही कहा था कि सबके बाद जो भी होगा वो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होने वाली थी, और अगर ये गाना यहीं खत्म हो जाता है तो यही कंपनी की डिस्ट्रीब्यूटिंग की कैपेबिलिटीज थी। मैनेजर किम ने बताया कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि एचएस थोड़े डाउन फील कर रहे थे, मगर उनका रिएक्शन थोड़ा अलग ही था।
तो एचएस ने बताया कि उनके डाउन फील होने का कारण उनका काम नहीं था, मगर कुछ और बात थी। और बात ये थी कि उनकी मूल्य का बिजनेस फेल हो गया था और उनके जो लॉसेस थे वो भी कम नहीं थे। मैनेजर किम भी देख रहे थे कि एचएस गेम की बात कर रहे थे। मैनेजर किम की टीम मेंबर भी वहां आ गई थी और वो मैनेजर किम को बुला रही थी। मैनेजर किम ने भी टीम मेंबर से पूछा कि वो इतनी जल्दबाजी में क्यों लग रही थी। तो टीम मेंबर ने मैनेजर किम को बताया कि उन्हें डीए एडवर्टाइजिंग एजेंसी के बारे में तो पता ही होगा और उन्होंने उन्हें कांटेक्ट किया था और वो जिनी का गाना लेट्स वॉक टुगेदर को इस्तेमाल करना चाहते थे और ये गाना वो उनके खुद के कमर्शियल में लगाना चाहते थे। मैनेजर किम भी ये देख रहे थे कि ये वही गाना था जो म्यूजिक चार्ट्स पे आया भी नहीं था। टीम मेंबर ने मैनेजर किम को बताया कि कंपनी एक क्विक रिस्पॉन्स मांग रही थी। तो मैनेजर किम ने टीम मेंबर को बताया कि वो जल्दी से जल्दी कॉन्ट्रैक्ट देखना चाहते थे और वो कॉन्ट्रैक्ट को रिव्यू करना चाहते थे। एचएस भी देख रहे थे कि जिनी के लिए कमर्शियल सॉन्ग की बात हो रही थी और क्योंकि ये डीए एडवर्टाइजिंग एजेंसी से थी तो ये कंपनी और जिनी के लिए बहुत ज्यादा बड़े बेनिफिट्स ला सकती थी। और एचएस भी एक बात पे बहुत ज्यादा बिलीव करते थे और वो ये थी कि एक अच्छा गाना इवेंचुअली पॉपुलर तो हो ही जाता है और उन्हें भी पता था कि जिनी के गाने अगर अभी नहीं तो इवेंचुअली कुछ समय बाद तो पॉपुलर हो ही जाते और उन्हें भी जिनी के लिए ये बात बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी। और एचएस सोच तो यही रहे थे कि उन्हें इन सब बातों से ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ रहा था, मगर एचएस को फ्यूचर के इवेंट्स के बारे में नहीं पता था। सब्सक्राइब। और डीए एडवर्टाइजिंग एजेंसी से बहुत बड़े बड़े बेनिफिट्स आ भी गए थे। लोग आर्टिकल्स में बात कर रहे थे कि जब से उन्होंने ऐड देखी थी तब से उनके दिमाग में वो गाना चल रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने सर्विस भी परचेज कर ली थी। और वो कह रहे थे कि जो गाना इस्तेमाल हुआ था वो बहुत ज्यादा एडिक्टिव था, जिसकी वजह से जिनी का लेटेस्ट गाना गॉर्जियस और उनके बाकी के भी गाने फेमस होते जा रहे थे। और ऑफिशियल आर्टिकल्स में भी जिनी की कमबैक की बात हो रही थी और जिनी की एक कंप्लीट एल्बम म्यूजिक चार्ट्स में आ गई थी। और ये सब देखकर मैनेजर किम भी बहुत ज्यादा खुश थे और सेलिब्रेट कर रहे थे। और उन्होंने बताया कि वो पहले तो सिर्फ गाने के ब्रेक इवन होने की उम्मीद कर रहे थे, मगर अब जिनी की लेटेस्ट एल्बम एक हिट हो गई थी। और एचएस भी बता रहे थे ये सब तो होना ही था क्योंकि ये सब गाने एचएस के थे। मगर तभी मैनेजर किम के पास एक कॉल आ गया था और उन्होंने बताया कि वो वैसे तो सभी को एक डिनर पे ट्रीट देना चाहते थे, मगर अब ऐसा हो सकता था कि ये सब पोस्टपोन हो जाए। तो एचएस ने भी पूछा कि उन्हें कॉल कौन कर रहा था। तो मैनेजर किम ने बताया कि उनके पास कॉल सीईओ से आया था और वो उन्हें उनके ऑफिस में बुला रहे थे। तो एचएस भी सीईओ के ऑफिस में आ गए थे और उन्होंने सीईओ से पूछा कि उन्होंने वहां उन्हें क्यों बुलाया था, जहां एचएस और सीईओ जुन बिल्कुल रिलैक्स बैठे थे, मगर मैनेजर किम बहुत ज्यादा क्योस में थे और वही सोच रहे थे कि एचएस शांत क्यों नहीं बैठ सकते थे। तो सीईओ ने बात शुरू करते हुए बताया कि जिनी की नई एल्बम बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुई थी और उन्होंने ये रिजल्ट बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करे थे और एचएस की वजह से जिनी का कॉन्ट्रैक्ट भी रिन्यू होने वाला था। तो एचएस ने भी बताया कि वो सिर्फ लकी थे। सीईओ जुन ने एचएस से पूछा कि उन्हें लग तो ऐसा ही रहा था कि उन्हें जिनी को लेकर एक पर्सनल अफेक्शन थी और इसीलिए वो जिनी के पर्सनल इंचार्ज बने थे, मगर एचएस का रिएक्शन कुछ ज्यादा ही काम लग रहा था। तो एचएस ने बताया कि उनके लिए जिनी एक बहुत अच्छी इंस्ट्रूमेंट थी जो अच्छी आवाजें निकाल सकती थी, तो वो बस उन्हें इस्तेमाल करके बजाना चाहते थे और एक तरह से सीईओ इस चीज को अफेक्शन कह सकते थे। सीईओ जुन भी देख रहे थे कि एचएस के जवाब देने का तरीका बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था और उन्होंने एचएस से पूछा कि उन्हें मैनेजर किम से उनका वर्क स्पेस तो मिल ही गया होगा, तो वो उनके पर्सनल स्पेस के साथ उनके लिए एक पर्सनल स्टूडियो जो कि कंपनी के अंदर ही होने वाला था वो बनाएंगे। और वो एचएस को एक कार दे रहे थे और एचएस कार को कंफर्टेबली इस्तेमाल कर सकते थे और उन्हें ऐसी फीलिंग आ रही थी कि वो एचएस कंपोजर को काम से बाहर ज्यादा मिलने वाले थे। मैनेजर किम ने भी जब ये देखा कि सीईओ एचएस को उनका पर्सनल स्टूडियो और एक कार दे रहे थे, तो इसका मतलब तो यही था कि वो एचएस को फैंस कर रहे थे और वो एचएस को बेट कर रहे थे और एचएस के लिए सीईओ का ये ऑफर रिफ्यूज करना बहुत मुश्किल होने वाला था। मगर एचएस भी सीईओ के सारे इंटेंशन समझ रहे थे और उन्होंने सीईओ के गिफ्ट्स एक्सेप्ट कर लिए थे और कहा कि क्योंकि सीईओ ने इतने अच्छे ऑफर दे रहे थे तो उनके पास उन्हें मना करने का कोई कारण नहीं था। तो सीईओ ने भी बताया कि वो देखना चाहते थे कि एचएस आगे कैसे गाने बनाने वाले थे। एचएस की सिस्टर भी कार देखकर बहुत ज्यादा खुश थी और उन्होंने उनसे पूछा कि उन्होंने कार कब खरीदी थी। तो एचएस ने भी कार का गेट खोला और कहा कि वो पहले कार के अंदर बैठे। तो एचएस की सिस्टर ने फिर से पूछा कि उन्होंने एक कार कहाँ से ली थी और एचएस के डैड भी इस चीज को देख के बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे। तो एचएस ने साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए अपने डैड को बताया कि वो जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे वो बहुत ज्यादा हिट हो गया था, तो कंपनी ने उन्हें एक व्हीकल दे दिया था। तो एचएस के डैड ने एचएस को एडवाइस दी अगर कंपनी उन्हें इतनी महंगी कार बिना किसी बेनिफिट के दे रही थी तो एचएस को ये चीजें इतनी इजीली एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए थी। तो एचएस ने अपने डैड को कार के अंदर बिठाया और कहा कि उन्हें इन चीजों की चिंता करने की जरूरत नहीं थी और एचएस ने कार में जिनी का म्यूजिक प्ले कर रखा था।
एचएस की सिस्टर भी बता रही थी कि जब एचएस ने उन्हें पहले ये बात बताई थी कि एचएस को एज ए कंपोजर जॉब मिली थी, तो वो पहले डाउट में थी, मगर जिनी का ये गाना बहुत ज्यादा अच्छा था और फिर वो जिनी के एल्बम के अलग अलग गानों के बारे में बताने लगी और बताने लगी कि उन्हें कौन सा गाना कितना पसंद था। एचएस को भी ये बात नहीं पता थी कि उनकी सिस्टर गानों में इतने ज्यादा इंटरेस्टेड थी। एचएस ने अपनी सिस्टर से ये भी कहा कि वो ये बात किसी और को जाके ज्यादा ना बताएं। तो उनकी सिस्टर ने इस बात का कारण पूछा क्योंकि वो एचएस के बारे में ब्रैग करना चाहती थी, मगर एचएस ने इस बात के लिए मना कर दिया और बताया कि वो नहीं चाहते थे कि अगर उन्हें ज्यादा फेम मिल जाए और पावर मिल जाए तो वो अपनी ओरिजिनल इंटेंशन को भूल जाए और वो ऐसे इंसान नहीं बनना चाहते थे। तो एचएस की सिस्टर ने भी एचएस से पूछा कि क्या उनकी कंपनी वालों ने उनसे कुछ कहा था। जब एचएस की सिस्टर और एचएस बात कर रहे थे तो कार के पीछे जो उनके डैड बैठे हुए थे, जो कि सुन नहीं सकते थे, तो वो म्यूजिक और एचएस की बातें नहीं सुन रहे थे, तो वो कार के बाहर आराम से देख रहे थे। और एचएस भी खुद के लिए पावर और फेम अपने एंड गोल को मीट करने के लिए इस्तेमाल करने चाहते थे, क्योंकि उनके एंड गोल कुछ अलग थे। और कुछ समय बाद एचएस भी फिर से कंपनी में आ गए थे और वो स्टूडियो ढूंढ रहे थे जो कंपनी के सीईओ उन्होंने दिया था। मगर एचएस जिस रूम के बाहर से पास हो रहे थे तो उन्होंने सुना अंदर कोई चिल्ला के बात कर रहा था और वो पर्सन अपनी बातों में मंथ एंड एवेल्यूएशन की बात कर रहा था। तो एचएस ने भी जब मंथ एंड एवेल्यूएशन सुना तो उन्हें ऐसा लगा कि ये पर्सन एक ट्रेनी था और उन्होंने जब रूम के बाहर जो बोर्ड लगा था उसमें उस पर्सन का नाम पढ़ा और उस पर्सन का नाम रिन था और उन्होंने रिन का नाम बोल के लिया। तो रिन ने भी देखा कि रूम के बाहर कोई खड़ा था और रिन ने एचएस से पूछा कि उन्हें उनका नाम कैसे पता था। तो एचएस ने कहा कि वो बस वहां से गुजरते हुए एम्प्लॉय थे और वो रिन से डायरेक्शन पूछना चाहते थे। तो रिन ने भी एचएस की मदद करी और उनसे पूछा कि वो कहाँ जाना चाहते थे और उन्होंने एचएस को डायरेक्शंस दे दी थी और रिन ने फिर से अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी थी और रिन को भी प्रैक्टिस करता हुए एचएस देख रहे थे और उन्होंने रिन के बैग में अपना कार्ड रख दिया था। एचएस भी अपने स्टूडियो में आ गए थे। वहां पे मैनेजर किम उनसे एक लिस्ट में से कुछ चूज करने के लिए कह रहे थे। तो एचएस ने भी पूछा वो उन्हें किस चीज की लिस्ट दिखा रहे थे। तो मैनेजर किम ने बताया कि उन्हें अपना अगला प्रोजेक्ट शुरू कर देना चाहिए था और क्योंकि उन्होंने जिनी को बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बना दिया था और जिनी की सक्सेस सीईओ की भी नजरों में आ गई थी तो सीईओ उन्हें कुछ भी दे सकते थे। तो एचएस लिस्ट को देखते हुए जिनी के साथ हुए इवेंट को याद कर रहे थे और उन्होंने मैनेजर किम से पूछा कि क्या उन्हें ये बात पता थी कि मंथ एंड इवैल्यूएशन के रिजल्ट कब आने वाले थे। तो मैनेजर किम ने बताया कि मंथ एंड इवैल्यूएशन के रिजल्ट उसी दिन आने वाले थे और वो इवनिंग तक आ जाएंगे और उन्होंने एचएस से इस सवाल का कारण पूछा। तो एचएस ने मैनेजर किम से पूछा कि क्या वो प्रोजेक्ट अगले दिन चूज कर सकते थे और कंपनी की मैनेजमेंट टीम रिन को ये बात बता रही थी कि वो अपने थोड़े बहुत टैलेंट से अपना यूथ खराब कर रही थी और उनके लिए एक अच्छी चीज यही होगी कि वो अपनी होप्स पे गिव अप कर दे और वो कहना तो यही चाहते थे कि अगर वो थोड़ा कोशिश करेंगे तो वो कर सकती थी, मगर उन्हें ऐसा भी लग रहा था कि क्या उन्हें रिन को एक झूठा दिलासा देना चाहिए था और क्योंकि ये चीज पहले से डिसाइड हो गई थी तो वो एक हफ्ते के अंदर अपना सामान कलेक्ट करके ले जा सकती थी। तो रिन भी अपना सामान वहां से कलेक्ट कर रही थी और वो भी कह रही थी कि वो 6 साल से ट्रेनी थी और वो सोच रही थी कि वो आखिरी 6 सालों में आखिर कर क्या रही थी। मगर जब वो अपना सामान कलेक्ट कर रही थी तो उसके बीच उन्हें एक कार्ड मिला जो कार्ड एचएस का था। रिन को भी ये नहीं पता था कि वो उस समय क्या सोच रही थी और क्योंकि वो उस समय बहुत ज्यादा डेस्परेट थी और उन्हें लगा कि ये सब एक कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता था, तो वो वहां एचएस के पास आ गई थी और एचएस ने भी रिन से कहा कि उन्हें डायरेक्शंस का तो पता ही होगा और वहां पे वो उनकी हेल्प मांगने ही आई होंगी। तो रिन ने भी इस बात पे वहां पे हाँ कहा। तो एचएस ने रिन को बताया कि वो उनका डेब्यू एक अलग तरीके से कराने वाले थे। सब्सक्राइब। एचएस रिन को हिप्नोटाइज कर रहे थे और उनसे कह रहे थे कि वो जो उनसे कह रहे हैं रिन वो रिपीट करें। तो एचएस ने रिन से कहा कि वो कहें कि वो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है। तो रिन ने भी एचएस की ये बात रिपीट करी। फिर एचएस ने रिन से पूछा कि क्या एक इंस्ट्रूमेंट बोल सकता है। तो रिन ने थोड़ा कंफ्यूज होकर मना करा। फिर एचएस ने पूछा कि क्या एक इंस्ट्रूमेंट की कोई पर्सनैलिटी हो सकती है। तो रिन ने इस बात पे मना करा। फिर एचएस ने रिन से कहा कि एक इंस्ट्रूमेंट को सिर्फ वही आवाज निकालनी चाहिए जो उसका प्लेयर चाहता हो। इसके बाद रिन अचानक से होश में आ गई थी और रिन ने एचएस से पूछा कि क्या इतना काफी था। तो एचएस ने रिन से पूछा कि क्या वो और एक्सप्लॉइट होना चाहती थी। तो रिन ने इस बात से मना कर दिया और उन्होंने एचएस से कहा कि उन्होंने बस एक मेजर ही गाया था, जिसकी वजह से एचएस रिन का एक टेस्ट लेना चाहते थे और उनका ये टेस्ट कुछ ज्यादा ही छोटा था। तो एचएस ने बताया कि एक ही मेजर काफी था उनके टेस्ट के लिए, जिसका इस्तेमाल करके वो रिन की आवाज के अकॉर्डिंग एक गाना बना सकते थे
और एक प्रोफेशनल के साथ यही प्रोसीजर इस्तेमाल होना चाहिए। तो रिन एचएस से कह रही थी कि वो उनसे एक और मौका चाहती थी, क्योंकि रिन एचएस के पास एक इम्पल्स पे आई थी, क्योंकि वो अब तक एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि उन्होंने अपना ट्रेनी का स्टेटस भी खो दिया था, और वो एचएस के बारे में बिल्कुल भी अनजान नहीं थी, क्योंकि रिन ने कुछ लोगों से बात करते हुए ये सुना था कि एचएस ने रिन का करियर बचा लिया था, जिसकी वजह से रिन का कॉन्ट्रैक्ट भी कंटिन्यू हो गया था और रिन की कंप्लीट एल्बम भी पूरी हिट हो गई थी। और रिन ने इन्हीं बातों के बीच में कंपोजर का नाम सुना था, और कंपोजर अपने नाम में सिर्फ अपने इनिशियल्स ही इस्तेमाल कर रहे थे, और उनके इनिशियल थे एचएस। और रिन ने एचएस के बारे में कुछ और अफवाहें और सुनी थी, जिसमें से कुछ ये थी कि एचएस बिल्कुल भी सोते नहीं है, और एचएस को पूरे दिन में सिर्फ 5 मिनट की नींद काफी होती है। और एक रूमर तो ये भी था कि एचएस को कंपनी के सीईओ और बोर्ड के डायरेक्टर्स फेवर कर रहे थे, तो शायद इसलिए एचएस इतना काम भी कर रहे थे। एचएस ने फिर रिन को बताया कि जैसे ही वो उनके लिए एक ड्राफ्ट बना लेंगे तो वो उन्हें बुला लेंगे, तो वो अब वहां से जा सकती थी। तो रिन ने भी एचएस से कहा कि वो भी एचएस के साथ काम करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। तो एचएस ने रिन से कहा कि अभी तक काम शुरू नहीं हुआ था और फिलहाल रिन सिर्फ अपने कंडीशन का ध्यान रखे। तो रिन भी बहुत ज्यादा खुश थी और वहां से चली गई थी। और एलएस एंटरटेनमेंट में कंपनी के सीईओ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक मीटिंग चल रही थी, और वो अपनी बातों में ये बता रहे थे कि जिनी की एल्बम का रिएक्शन जापान में भी बहुत ज्यादा अच्छा आ रहा था, और भले ही छोटे मार्जिन से, मगर जिनी जापान के भी म्यूजिक चार्ट्स में ऊपर आ रही थी, और अगर वो इस चीज का इस्तेमाल करे तो उनकी कंपनी जापान के मार्केट में भी एक स्टैंड ले सकती थी। और फिलहाल वो एक सोलो कॉन्सर्ट की तैयारी कर रहे थे। डायरेक्टर्स भी इस बात पे एग्री कर रहे थे और कह रहे थे कि अगर जिनी जापान में एक्टिविटीज को अच्छी तरह से कैरी आउट करेंगी तो वो जापान के म्यूजिक चार्ट्स में और ऊपर जा सकती थी। सीईओ ने भी इस बात पे थोड़ा सोचा और उन्होंने मैनेजर किम को इस बात के लिए ग्रीन फ्लैग दे दिया था। मैनेजर किम भी बहुत ज्यादा खुश थे और उन्होंने सीईओ को थैंक यू बोला। तो वहां पे एक और डायरेक्टर थे और उन्होंने सीईओ से कहा कि जब से जिनी का इशू रिजॉल्व हुआ है तब से सीईओ थोड़ा खुश लग रहे थे, और उन्होंने जिनी के बारे में बताया कि उन्हें जिनी को लेके हमेशा से उम्मीद, मगर उन्होंने इतना तो कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि जिनी सिर्फ इतने थोड़े समय में सभी लोगों को गलत प्रूव कर देगी। और ये बात कह रहे थे एलएस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट वीसी पार्क। कंपनी में बैठे हुए बाकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये देख रहे थे कि वीसी पार्क सीईओ की पूरी चापलूसी कर रहे थे। मीटिंग में वहां पे एक और डायरेक्टर बैठे हुए थे और ये थे डायरेक्टर चोई जुन। और डायरेक्टर चोई और वीसी पार्क ये दोनों ही कंपनी में 2 टीम्स को मैनेज करते हैं, टीम 1 और टीम 2। और अपनी टीम का इस्तेमाल करते हुए दोनों ही मैनेजर्स एक दूसरे से कम्पीट करने की कोशिश करते हैं। सीईओ ने वीसी पार्क से कहा कि उनकी एक्सपेक्टेशन जिनी को लेकर वीसी पार्क से बिल्कुल अपोजिट थी, और उन्हें ऐसा लग रहा था कि जिनी कंपनी के लिए एक ऐसा प्रोडक्ट थी जो बिल्कुल फेल हो गई थी। जब से उन्होंने अपना चांस एक बार मिस करा था तो जिनी के लिए दोबारा पब्लिक का इंटरेस्ट और लव दोबारा मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल था, और उन्होंने एचएस से ये चीज बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करी थी। फिर सीईओ ने मैनेजर किम से पूछा कि क्या एचएस ने अपना अगला प्रोजेक्ट चूज कर लिया था। तो मैनेजर किम ने बताया कि अभी तक वो इस बारे में सोच रहे थे। तभी सीईओ के पास मैनेजर किम का फोन आ गया था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी देख रहे थे कि एक कंपोजर डायरेक्टली सीईओ के पास कॉल कैसे कर रहे थे, और सीईओ के कॉल उठाते ही एचएस ने बताया कि वो वही थे जो वो उनसे पहले मिले थे, और एचएस को ये बात पता थी कि सीईओ इस समय थोड़ा बिजी थे, तो वो डायरेक्टली उनसे पॉइंट पे आके बात करना चाहते थे। और उन्होंने बताया कि उनकी कंपनी में एक ट्रेनी है जो कि बहुत ज्यादा समय से एक ट्रेनी है और उनका नाम रिन है, और फिलहाल कंपनी ने उन्हें निकाल दिया है और एचएस अपना अगला प्रोजेक्ट रिन के साथ करना चाहते हैं। सीईओ ने भी कहा कि वो ये प्रपोज कर रहे हैं कि उन्होंने एक ट्रेनी को निकाल दिया है और वो अपना प्रोजेक्ट उनसे कर रहे हैं, तो यही कारण है कि वो डायरेक्टली सीईओ के पास कॉल कर रहे हैं, क्योंकि एचएस को भी पता है इस चीज का प्रूफ होना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और सीईओ ने एचएस को बताया कि एलएस एंटरटेनमेंट के सभी ट्रेनीज बहुत ज्यादा कैपेबल लोग हैं और वो किसी ट्रेनी को बिना किसी कारण के तो कंपनी से नहीं निकालेंगे। तो एचएस ने सीईओ से कहा कि कोई भी एक वोयलिन से आवाज तो निकाल सकता है। तो सीईओ ने एचएस से इस बात का मतलब पूछा, तो एचएस ने सीईओ को बताया कि एक वोयलिन का इस्तेमाल करके आवाज तो कोई भी निकाल सकता है, मगर एक वोयलिन से आवाज निकालना और एक वोयलिन को प्ले करना बहुत ज्यादा अलग चीजें हैं। और अगर कोई ऐसा भी इंस्ट्रूमेंट है जो बहुत अच्छी आवाज निकालता है, एक ऐसे प्लेयर को दे दिया जाए जिसमें उसको इस्तेमाल करने की कैपेबिलिटीज ना हो, तो वो इंस्ट्रूमेंट सिर्फ एक तरह से आवाज ही निकालेगा
और उन्होंने ऐसा जीनी के साथ पहले भी करके दिखाया था, और अगर फिर से उन्हें एक दोबारा अच्छा इंस्ट्रूमेंट मिले तो वो एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस तैयार कर सकते हैं। तो सीईओ ने भी डायरेक्टर को बताया कि एचएस इस बार एक ऐसे ट्रेनी के साथ जिसे कंपनी ने हाल ही में निकाला है उसके साथ एल्बम बनाना चाहते हैं। तो मैनेजर किम ने एचएस की तरफ से इस बात के लिए माफी मांगी और कहा कि वो एचएस से बात करेंगे। तो सीईओ ने मैनेजर को बताया कि ये ऐसी जिद नहीं लग रही थी जो बातों से बदल जाए, और एक टैलेंटेड और अनकंट्रोलेबल पर्सन को डील करने के 2 तरीके हैं। पहला ये कि वो अपनी स्किल्स को प्रूव करे और उनके साथ ही रहे, और दूसरा कि उसे जड़ से हटा दिया जाए अगर वो अपने टैलेंट को प्रूव ना कर पाए। और अगर कोई ऐसा है जो अपने साथ रखने पे कंफर्टेबल है मगर उसे दूर भी नहीं कर सकते हैं, तो इसमें अच्छा ऐसा ही है कि उनके साथ ऐसा ट्रीट किया जाए कि वो बिल्कुल अननोटिसेबल है। और रिन को भी अपना कॉन्ट्रैक्ट मिल गया था और रिन भी कॉन्ट्रैक्ट को देख के बहुत ज्यादा खुश थी। मैनेजर किम भी कह रहे थे इस कॉन्ट्रैक्ट को सील करने में बहुत ज्यादा मुश्किल हुई थी। तो एचएस ने भी कहा कि उन्हें उनके कॉन्ट्रैक्ट में अच्छी टर्म्स रखनी थी, और एलएस एंटरटेनमेंट कंपनी के सेटलमेंट रेशो में जो प्रॉब्लम्स हैं वो एचएस ने तभी पॉइंट आउट करी थी जब मैनेजर किम ने एचएस को कॉन्टैक्ट किया था। तो मैनेजर थोड़ा सार्केस्टिक होकर कह रहे थे कि ये सब में एक तरह से उनकी भी गलती थी, और जिनी भी बहुत ज्यादा खुश थी कि उन्हें खुद का सॉन्ग मिल गया था, और वो अपने खुद के सॉन्ग के ट्यून सुन के बहुत ज्यादा खुश थी और कह रही थी कि ये सॉन्ग की ट्यून्स बहुत ज्यादा अच्छी थी। तो मैनेजर किम ने भी रिन से कहा कि ये अच्छी बात है कि वो खुश थी, मगर वो एचएस को लेके ज्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखे क्योंकि वो बाद में और डिसअपॉइंटेड भी हो सकती हैं। तो रिन भी इस बात पे थोड़ा कंफ्यूज थी और मैनेजर किम से इस बात का कारण पूछ रही थी। तो तभी एचएस ने रिन को अचानक से गाने का कोरस सिंग करने के लिए कह दिया था। तो रिन ने एचएस से पूछा कि क्या वो प्रैक्टिस नहीं कर सकती थी। तो एचएस ने रिन से कहा कि वो आखिरी 6 सालों से प्रैक्टिस ही कर रही थी और क्या उन्हें अभी भी प्रैक्टिस करने की जरूरत थी। मैनेजर किम भी ये सब देखते हुए सीईओ की बात याद कर रहे थे और वो खुद से ही कह रहे थे कि एचएस उन्हें कुछ ज्यादा ही चिंता में डाल रहे थे। और फिर इस सब के बाद रिन का एक इंटेंस रिकॉर्डिंग सेशन शुरू हो गया था। जैसे रिन अपनी लाइन गा रही थी तो एचएस उनसे कह रहे थे कि लाइन में कोई भी इमोशन नहीं था, तो रिन एक ही लाइन बार बार गा रही थी। तो एचएस कह रहे थे कि वो वर्ड्स को सही नहीं बोल रही है और वो कह रहे थे कि वो स्टार्टिंग से ही ऑफ बीट थे और वो दोबारा शुरू करें। ऐसा कुछ देर और चलता रहा तो रिन रिकॉर्डिंग रूम से बाहर आई और उन्होंने एचएस से पूछा कि क्या वो एक बार वोकल गाइड्स को सुन सकती हैं। तो वोकल गाइड्स को सुनाने के लिए एचएस रिकॉर्डिंग स्टूडियो में चले गए थे और रिन भी ये सब देखकर सोच रही थी कि एचएस डेब्यू क्यों नहीं कर रहे थे। और इसके बाद एज यूजुअल रिन एक पूरी रात सिंगिंग करते हुए एक्सप्लॉइट हुई, मगर इस सब का रिजल्ट बहुत ज्यादा फ्लॉलेस आया। मैनेजर किम को भी पता था कि अभी तक एक गाना मास्टर्ड नहीं हुआ था, मगर इसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी थी, तो वो इसका इस्तेमाल करके सेल्स के सैंपल बहुत इजीली इस्तेमाल कर सकते थे। और एक बात ये भी थी कि जिनी पहले से ही पब्लिक से फेमिलियर थी मगर रिन नहीं, तो इस वजह से इसकी और एग्रेसिव प्रमोशन और मार्केटिंग की जरूरत थी। मगर मैनेजर किम को एक बात बताई गई कि केओके की 10th एनिवर्सरी कमबैक एल्बम रिलीज हो रही थी। तो पीआर टीम के मेंबर ही बता रहे थे कि केओके की वजह से पीआर टीम रिन के डेब्यू में ज्यादा फोकस नहीं कर पाएगी, और केओके एलएस कंपनी का एक टॉप ग्रुप है जिसकी 10वीं एनिवर्सरी है, तो कंपनी को इस पे पूरा फोकस करना होगा। मैनेजर किम भी देख रहे थे कि रिन का डेब्यू एक बहुत गलत समय पे क्लैश हो गया था और इस सब का कारण सिर्फ एक ही इंसान हो सकता था और वो थे वीसी पार्क, और उन्होंने ये सब डायरेक्टर चोई के साथ कम्पीट करने के लिए किया था। स्क्रिप्ट एलएस एंटरटेनमेंट के टॉप मेल ग्रुप का नाम है केओके। केओके आइडल ग्रुप को मैनेज करती है टीम 1 जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पार्क के अंदर है, और केओके आइडल ग्रुप की 10th ईयर एनिवर्सरी आने वाली है। मगर क्योंकि फिलहाल काफी समय से क्योंकि जापान में अपनी एक्टिविटीज पे फोकस कर रहा था, तो फैंस ग्रुप को लेके थोड़ा डिसकंटेंट वॉइस कर रहे थे, और अगर अपने फैंस को डिसअपॉइंट करता है तो उससे आइडल ग्रुप की रेपुटेशन भी कम हो सकती है। और क्योंकि ये बात मैनेजर किम और एचएस को नहीं बताई गई थी, तो इसका मतलब यही है कि एचएस और मैनेजर किम को चेक में रखा जा रहा है। पीआर टीम के मेंबर ने भी मैनेजर किम से माफी मांगी क्योंकि फिलहाल पीआर टीम इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकती थी, और केओके आइडल ग्रुप के कमबैक और रिन के डेब्यू में बहुत बड़ा फर्क है, और अब मैनेजर किम और एचएस के पास भी कोई ज्यादा ऑप्शंस नहीं बचे थे। तो एचएस ने भी मैनेजर किम को बताया कि ये बात तो बिल्कुल भी नहीं होने वाली थी कि वो केओके ग्रुप का कमबैक डिले कर सकते थे, और अगर एक गाना अच्छा है तो वो इवेंचुअली राइज करेगा ही, और अगर नहीं तो गाना सिंक हो जाएगा। ये बात सुन के मैनेजर किम ने भी एचएस से कहा कि एचएस इस बात को कुछ ज्यादा ही इग्नोर कर रहे थे, और देख के तो ऐसा ही लग रहा था कि एचएस को इस सब में कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। तो एचएस ने पूछा कि क्या वो सच में इतने इंडिफरेंट लग रहे थे, क्योंकि एचएस को ये चीजें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही थी, क्योंकि एचएस को भी पता था
कि केओके की जो एल्बम रिलीज होने वाली थी वो टॉप चार्ट्स में सारी टॉप 5 पोजीशंस को कवर करने वाली थी और ऐसा भी प्रिडिक्ट किया जाएगा कि ये एल्बम इस साल की बेस्ट एल्बम बनने वाली थी। और क्योंकि ये बात एचएस की पास्ट लाइफ में उनके एक कंपोजर बनने से पहले हुई थी तो एचएस ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, मगर फिलहाल ये एचएस के साथ एक मैचअप हो गया था और इस बात पे एचएस भी थोड़ा स्माइल कर रहे थे। तो मैनेजर किम ने भी एचएस से पूछा कि वो इस सिचुएशन में हंस कैसे सकते थे, क्योंकि अगर सिचुएशन यही रही तो रिन का करियर बिल्कुल खत्म हो सकता है। और एचएस ये बात कैसे कह सकते थे कि उन्हें ये बात इतनी इंटरेस्टिंग लग रही थी। तो एचएस ने मैनेजर किम को बताया कि यहाँ उन्हें रिन का करियर खराब होने वाली बात इंटरेस्टिंग नहीं लग रही थी, मगर कुछ और बात थी। तो मैनेजर किम ने एचएस से कहा कि अगर यही बात थी तो वो समझ सकते थे और एचएस जो करते आ रहे थे उन्हें भी आगे बस वही करना था और अगर आगे कुछ भी रिजल्ट आते हैं तो एचएस को इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं लेनी थी, क्योंकि ये सब कंपनी पे था। तो एचएस ने भी मैनेजर किम से कहा कि उनकी ये बात बहुत ज्यादा ऑब्वियस थी और जहां मैनेजर किम और एचएस बात कर रहे थे तभी वहां कोई आ गया था और वो मैनेजर किम को बुला रहा था और ये थे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पार्क। मैनेजर किम ने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पार्क को ग्रीट करा। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जिन्हें मैं वीसी पार्क बुला रहा था सेम पर्सन है तो अब वीसी पार्क ही बोलेंगे। तो वीसी पार्क ने मैनेजर किम से पूछा कि उनके साथ ये कौन था। तो मैनेजर किम ने वीसी पार्क को बताया कि ये एचएस थे और मैनेजर किम ने एचएस को वीसी पार्क को ग्रीट करने के लिए कहा। वीसी पार्क भी एचएस को देख रहे थे और देख रहे थे कि एचएस बहुत ज्यादा यंग थे और हैंडसम भी थे, तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि एचएस वहां पे एक ट्रेनी थे। तभी मैनेजर किम के पास एक अर्जेंट मैसेज आ गया था, तो उन्होंने वीसी पार्क से माफी मांगी और बताया कि उन्हें एक अर्जेंटली मीटिंग में जाना था, तो वो उनसे अगली बार प्रॉपरली बात करेंगे। और जब मैनेजर किम वहां से जा रहे थे उन्होंने एचएस से कम आवाज में कहा कि वो वहां से सीधा स्टूडियो में जाए और एचएस उनकी इस बात का मतलब तो समझ ही गए होंगे। तो एचएस ने भी कहा कि वो उनकी बात का मतलब समझ गए थे। तो मैनेजर किम ने एचएस से कहा कि उनकी रिप्लाई में कुछ भी ज्यादा फीलिंग्स नहीं थी और वीसी पार्क जो एचएस और मैनेजर किम का इंटरेक्शन देख रहे थे वही देख रहे थे कि एचएस और मैनेजर किम कुछ ज्यादा ही क्लोज थे। और क्या बात ऐसी नहीं थी कि क्या एचएस एक ट्रेनी थे। और जब वो एचएस के नाम को सुनकर थोड़ा और सोचने लगे तो उन्हें याद आया कि सीईओ ने एचएस के बारे में ही बात करी थी और अब वीसी पार्क को समझ आ गया था कि एचएस कौन थे। एचएस और वीसी पार्क एक एलिवेटर में थे। वीसी पार्क ने भी देखा था कि सीईओ ने एचएस की तारीफ करी थी, तो एचएस को लेकर थोड़ा क्यूरियस भी थे, तो उनके पास अभी एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी थी। तो वीसी पार्क ने एचएस से बात शुरू करते हुए बोला और उन्होंने एचएस से पूछा कि क्या वो वही थे जो रिन के साथ एक एल्बम में काम कर रहे थे और बताया कि उन्हें एचएस के अचीवमेंट्स के बारे में अच्छी तरह से पता था और वीसी पार्क को एचएस की फ्यूचर की अचीवमेंट्स के बारे में बहुत हाई एक्सपेक्टेशन थी और वीसी पार्क एचएस से कह ही रहे थे कि वो उनसे बैठ के बात करना चाहते थे। लेकिन तभी एचएस का फ्लोर आ गया था और वो वहां से जा रहे थे और वीसी पार्क भी देख रहे थे कि वो अकेले ही खुद से बात कर रहे थे और एचएस कहाँ चले गए थे। तो इस बात पे वीसी पार्क एचएस को लेके बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे और उन्होंने ये डिसाइड कर लिया था कि वो एचएस का करियर खत्म कर देंगे और वहां से डायरेक्टली वीसी पार्क एक पर्सन से मिलने चले गए थे। उस पर्सन ने भी वीसी पार्क से पूछा कि उन्होंने उन्हें अचानक से क्यों बुला लिया था और जो पर्सन वीसी पार्क से मिलने आए थे वो थे सीपी किम। तो वीसी पार्क ने सीपी किम को बताया कि वीसी पार्क को सीपी किम से काफी समय से बहुत ज्यादा मदद मिल रही थी, तो अब वो उन्हें एक प्रीमियम इंफॉर्मेशन देना चाहते थे। और सीपी किम म्यूजिक सेंटर के मेन स्टेज प्रोग्रामिंग मैनेजर थे और सीपी किम ने भी वीसी पार्क से पूछा कि वो उन्हें कौन सी इंफॉर्मेशन देना चाहते थे। तो वीसी पार्क ने सीपी किम को बताया कि केओके बहुत ही जल्द कोरिया में रिटर्न करने वाला था। तो सीपी किम ने भी वीसी पार्क से कंफर्म करा कि फिलहाल तो केओके जापान में सोलो कॉन्सर्ट कर रहे थे और सीपी किम भी वीसी पार्क से कुछ समय बात करने के बाद समझ गए थे कि वीसी पार्क सिर्फ उनसे इतनी बात करने नहीं आए थे और वो वहां पे उन पे कुछ सिचुएशन के हिसाब से डील करने आए थे। तो उन्होंने वीसी पार्क से पूछा कि क्या वो ये चाहते थे कि केओके अपना कमबैक म्यूजिक सेंटर के स्टेज पे करें और अगर वो ऐसा ही चाहते थे तो वो ऐसा बिल्कुल करेंगे और जैसे ही केओके आइडल ग्रुप का शेड्यूल फिक्स होता है वैसे ही वो उन्हें बता दे, क्योंकि सीपी किम को भी पता था कि म्यूजिक सेंटर में एक परफॉर्मेंस देना एक आइडल ग्रुप के लिए बहुत बड़ी बात थी और सीपी किम के पास भी इस बात को इनकार करने का कोई कारण नहीं था। तो वीसी पार्क ने भी सीपी किम से कहा कि जैसा उन्होंने एक्सपेक्ट किया था सीपी किम उतने ही कैपेबल पर्सन थे और वीसी पार्क ने सीपी किम को एक बहुत महंगी वॉच गिफ्ट दे दी थी और वीसी पार्क ने बताया कि केओके ग्रुप का शेड्यूल एक हफ्ते बाद होने वाला था। तो सीपी किम ने बताया कि एक ही हफ्ते में लाइनअप चेंज करना उनके लिए थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि स्टेज डायरेक्टर और प्लानिंग ने सब कुछ डिसाइड कर लिया था और सब कुछ फाइनलाइज भी हो गया था।
और जो स्लॉट वीसी पार्क मांग रहे थे वो लास्ट में सुपर्स ने सिक्योर कर लिए थे। और सुपर आइडल ग्रुप ओम एंटरटेनमेंट का एक आइडल ग्रुप था जो कि एलएस एंटरटेनमेंट का एक कंपेटिटर था। और सीपी किम भी इस बात का कारण नहीं बनना चाहते थे कि दोनों मेजर एजेंसीज के बीच एक कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाए। तो वीसी पार्क ने बताया कि सीपी किम को तो ये पता ही होगा कि सुपर्स आइडल ग्रुप केओके के कंपैरिजन में बिल्कुल भी नहीं था। तो सीपी किम ने भी कहा कि वीसी पार्क की बात सही तो थी मगर वो और बातें आगे कह ही रहे थे। तो वीसी पार्क ने बताया कि उन्हें पता था कि वो सीपी किम के लिए थोड़ी मुश्किलें कर रहे थे, तो वो उन्हें एक पॉसिबल जस्टिफिकेशन भी दे रहे थे और बताया कि उनकी कंपनी की एक नई सिंगर म्यूजिक सेंटर में अपना डेब्यू करने वाली थी और उस सिंगर का शेड्यूल अगले हफ्ते फिक्स भी हो गया था। तो सीपी किम ने उनसे पूछा कि क्या वो रिन की बात कर रही थी। तो इस बात पे वीसी पार्क ने भी एग्री करा और कहा कि वो ऐसा चाहते थे कि वो रिन को सबसे आगे पुश कर दे और वो ओन एंटरटेनमेंट को ये बताए कि केओके जिन्होंने अपनी एल्बम जापान के टॉप प्रोड्यूसर के साथ मिलकर बनाई थी वो म्यूजिक सेंटर में लास्ट स्लॉट लेंगे। और एलएस एंटरटेनमेंट की रुकी जिसका डेब्यू होने वाला था वो उसे जितना हो सके उतना मोडेस्ट रखेंगे। और वीसी पार्क ने सीपी किम को भी बताया कि जैसे ही केओके का कमबैक सक्सेसफुल होगा तो उसके साथ सीपी किम की भी वैल्यू बढ़ जाएगी, दोनों कंपनी में भी और कंपनी के बाहर भी। तो इस बात पे सीपी किम ने भी एग्री कर लिया था और दोनों के बीच में एक वर्बल डील हो गई थी। मैनेजर किम अपनी टीम से बात कर रहे थे और उनकी टीम मैनेजर किम से पूछ रही थी कि वो कब वापस आने वाले थे। तो मैनेजर किम ने बताया कि वो कुछ ही समय में वापस आने वाले थे और क्या कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। तो उनकी टीम मेंबर ने उन्हें बताया कि जिस स्टेज पे रिन का डेब्यू होने वाला था तो वहां म्यूजिक सेंटर से उन्हें एक कॉल आया था और उन्हें बताया गया था रिन का ऑर्डर चेंज हो गया था और वो अब सबसे फर्स्ट पे आ गया था। तो इस बात पे मैनेजर किम भी थोड़ा हैरान थे और उन्हें इस बात का कारण समझ नहीं आ रहा था। तो टीम मेंबर ने बताया कि उन्हें ये बातें बहुत ज्यादा अजीब लग रही थी क्योंकि उन्हें जैसे ही कॉल आया था उसी के कुछ समय बाद केओके ने एक अनाउंसमेंट रिलीज कर दी थी और न्यूज पे भी ये बात फैलती जा रही थी कि केओके अगले हफ्ते अपनी नई एल्बम रिलीज करने वाला था। और जब उन्होंने इस बात को चेक करा तो टीम मेंबर को ये बात पता चली कि ये ऑर्डर पहले से चेंज हो गया था और जिनके साथ केओके का ऑर्डर चेंज हुआ था वो थे सुपर्स। और ये बात बहुत अजीब थी क्योंकि सुपर्स फिलहाल एक बहुत वेटरन ग्रुप हो गया था और ये बात थोड़ी अनबिलीवेबल लग रही थी कि उन्होंने अपना स्लॉट केओके से खो दिया था और अब अचानक से रिन का भी स्लॉट जो पहले लास्ट में था टॉप पे आ गया था। तो उन्हें इन सब बातों का कारण वीसी पार्क ही लग रहे थे और इन सब चीजें वीसी पार्क नहीं की होंगी। मैनेजर किम भी देख रहे थे कि वीसी पार्क ने ना ही अचानक से केओके का सरप्राइज कमबैक रिन के साथ कर दिया था मगर उसके साथ साथ इंटेंशनली स्टेज का ऑर्डर भी चेंज कर दिया था। और वो जिस कंपनी के खुद एक वीसी है वहां के खुद के एक मेंबर का करियर का बात ऐसे खत्म कर रहे थे और वीसी पार्क जो ये चीजें कर रहे थे वो अच्छे के मुकाबले बुरी चीजें ज्यादा लाने वाली थी और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मैनेजर किम ये सब चीजें आखिर क्यों कर रहे थे। और एचएस जो अपने स्टूडियो में काम कर रहे थे उनके पास मैनेजर किम का कॉल आ गया था। तो मैनेजर किम ने एचएस से पूछा कि क्या एचएस को याद था कि वो एलिवेटर में वीसी पार्क से मिले थे और क्या एचएस के साथ उस दिन कुछ हुआ था। तो एचएस ने बताया कि वीसी पार्क ने उन्हें बताया था कि वो उनसे एक बात करना चाहते थे मगर उन्होंने ऐसा प्रिटेंड करा कि उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी थी और वो वहां से चले गए थे। और एचएस ने भी बताया कि उन्हें मैनेजर किम की आवाज से ऐसा लग रहा था कि सिचुएशन थोड़ी ट्रबल थी। तो मैनेजर किम ने एचएस से कहा कि वो अगले दिन का अपना शेड्यूल बिल्कुल क्लियर कर दे क्योंकि रिन के डेब्यू का ऑर्डर मैनेजर किम की वजह से गलत हो गया था। तो मैनेजर किम की टीम अब बस पीछे बैठ के अटैक्स तो नहीं ले सकती थी। सब्सक्राइब। एचएस और मैनेजर किम डायरेक्टर चोई से मिलने आ गए थे। डायरेक्टर चोई भी उन दोनों को हैप्पीली ग्रीट कर रहे थे। मैनेजर किम ने डायरेक्टर जोई को बताया कि उन्हें पता था कि फिलहाल डायरेक्टर चोई बिजी थे मगर वो उनसे एक फेवर मांगने आए थे। तो डायरेक्टर चोई ने भी मैनेजर किम से पूछा कि वो उनसे किस तरह का फेवर मांगने आए थे। तो मैनेजर किम ने डायरेक्टर चोई को पूरी सिचुएशन बता दी थी और पूरी सिचुएशन की बात सुनने के बाद डायरेक्टर चोई भी समझ गए थे क्योंकि एक रूकी कंपोजर के साथ कुछ हो गया था तो उससे वीसी पार्क एक खुद की कंपनी के मेंबर का करियर खत्म करने वाले थे। मैनेजर किम ने डायरेक्टर चोई से फिर से माफी मांगी और बताया कि वैसे तो उन्हें खुद इस चीज को उनके लेवल पे सोल्व करना चाहिए था और वो डायरेक्टर चोई को एक मुश्किल पोजीशन पे कवर कर रहे थे। फिर डायरेक्टर चोई ने मैनेजर किम से पूछा कि क्या सीईओ को इस बारे में पता था। तो मैनेजर किम ने डायरेक्टर किम को बताया कि उन्हें नहीं लग रहा था कि अगर वो सीईओ से इस बारे में बात करेंगे तो ये चीज रिजोल्व होगी। तो डायरेक्टर किम ने बताया कि वो कंपनी के सीईओ नहीं उससे भी एक हायर लेवल के पर्सन की बात कर रहे थे और फिर वो तीनों एक बहुत ही बड़े मीटिंग स्पॉट पे आ गए थे
और अगर एचएस को इस पर्सन से किसी से कंपेयर करना हो तो ये पर्सन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के सबसे हाई पोजीशन पे पर्सन थे और ये पर्सन एंटरटेनमेंट बिजनेस में तब से थे जब से कोरिया में कलर टीवी इंट्रोड्यूस हुआ था और ये पर्सन सीईओ जॉन के पुराने बॉस थे। डायरेक्टर जो मैनेजर किम को बता रहे थे कि जब एलएस एंटरटेनमेंट स्टार्टअप हो रहा था और एस्टेब्लिश हो रहा था तो इस पर्सन ने उनकी बहुत ज्यादा मदद करी थी और वो एलएस एंटरटेनमेंट के एक फाउंडिंग मेंबर भी थे। मैनेजर किम भी इस बात पे बिलीव नहीं कर पा रहे थे तो वहां पे वो पर्सन भी आ गए थे और उन पर्सन ने भी सभी लोगों को हैप्पीली ग्रीट करा और यहाँ में उन पर्सन का नाम पता चला और उन पर्सन का नाम था टीचर ली, जो कि एलएस कंपनी के एक पुराने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है और उसके एक फाउंडिंग मेंबर भी। सभी लोग टीचर ली को रिस्पेक्टफुली ग्रीट कर रहे थे तो टीचर ली ने सभी से कहा कि उन्हें इतनी फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं थी और क्योंकि वो भी देख रहे थे कि वहां पे डायरेक्टर तो कुछ लोगों के साथ आए हुए थे तो उन्हें भी पता था कि वो वहां सिर्फ हेलो बोलने तो नहीं आए थे। और टीचर ली ने सभी लोगों को अपने घर के अंदर बुला लिया था और पूरी बात सुनने के बाद उन्होंने सबसे कहा कि अभी भी वो सिर्फ बच्चे नहीं थे कि वो एक फैमिली मैटर को लेके टीचर ली के पास आ रहे थे। तो टीचर ली ने वहां पे मदद करने के लिए मना कर दिया और ये भी कहा कि उन्हें रिटायर हुए भी बहुत ज्यादा समय हो गया था। ये बात सुन के डायरेक्टर जोय भी थोड़ा सैड हो गए और उन्होंने फिर से टीचर को हेल्प करने के लिए कहा। तो टीचर ने अपने सामने बैठे हुए एचएस को देखते हुए ये कहा कि ये पर्सन इतने ज्यादा जल्दबाजी में नहीं लग रहे थे और उन्होंने एचएस से इस बात का कारण पूछा। तो एचएस ने टीचर ली को एक बात कही और बताया कि उन्हें इस बात पे बहुत ज्यादा यकीन था कि किसी पर्सन की स्माइल में भी चाकू जितना खतरा हो सकता है और बताया कि अगर एक गाना अच्छा है तो वो गाना बिल्कुल हिट होगा और इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि सामने कोई सा भी ग्रुप हो और कितना ही टॉप लेवल का ग्रुप हो। और बात ऐसी भी नहीं थी कि वो केओ के ग्रुप को अपनी एल्बम प्रिपेयर करने से और उनका कमबैक करने से रोक सकते थे। टीचर ली भी एचएस से कह रहे थे कि उनके बोलने का तरीका बहुत ज्यादा अलग था और मैनेजर किम भी एचएस की बात बोल के उन्हें सही से बोलने के लिए कह रहे थे। तो एचएस ने वहां पे एक और बात कही और कहा कि सिर्फ यही उनके पास एक ऑप्शन बचा था और क्यों ना टीचर ली एक दोस्त की मदद फेयरली कम्पीट करने में करें, क्योंकि उस दोस्त ने 6 साल एज ए ट्रेनी निकाले थे और उस समय में अपने फ्यूचर का ग्राउंड वर्क बनाया था और अगर इस दोस्त का ये सिंगर अच्छी तरह से रिलीज नहीं होता है तो इस दोस्त को एक और चांस कभी नहीं मिलेगा। टीचर ली ने भी जब एचएस से फ्यूचर के ग्राउंड वर्क की बात सुनी तो वो भी इस बात पे थोड़ा सोचने लगे और उन्होंने एचएस से पूछा कि क्या वो गो खेल सकते थे। गो एक कोरिया का गेम है, ब्लैक एंड व्हाइट पीसेस से खेला जाता है। तो एचएस ने इस बात पे एग्री करा तो टीचर ली ने कहा कि ये बहुत ज्यादा अच्छी बात थी। डायरेक्टर चोय भी समझ गए थे कि वहां पे क्या होने वाला था तो टीचर ली ने एचएस से कहा कि क्यों ना वो गो के मैच के ऊपर बैट रखे। तो एचएस ने भी टीचर ली से कहा कि वो एक ऐसे सिंगर के फ्यूचर के ऊपर बैट कर रहे थे जिसका करियर अभी तक शुरू भी नहीं हुआ था। तो टीचर ली ने भी एचएस से कहा कि उनके वर्ड्स का टैलेंट कुछ ज्यादा ही अच्छा था और इस बात पे एग्री करा क्योंकि उस सिंगर के लिए एक तरह से एक डेथ मैच था, मगर टीचर ली के लिए वो सिर्फ वो मजे के लिए कर रहे थे और इस मैच का मतलब यही था कि वो इस सिचुएशन में इंटरफेयर करेंगे या नहीं करेंगे। और उन्होंने एचएस से पूछा कि क्या वो इस चीज को ट्राई करना चाहते थे और अगर एचएस जीतते हैं तो वो एचएस की जितनी हो सके उतनी मदद करेंगे। तो ये बात सुनते ही एचएस ने डायरेक्टर ली से कहा कि क्यों ना वो गो खेलें। मैच शुरू होने वाला था और टीचर ली के पीसेस व्हाइट थे और एचएस के ब्लैक। टीचर ली ने एचएस से पूछा कि वो कितने पॉइंट्स का हैंडीकैप मांगना चाहते थे तो एचएस ने टीचर ली को बताया कि ऐसा कुछ नहीं था और वो एक सिर्फ फेयर गेम खेलना चाहते थे। तो टीचर ली ने इस बात से कंफर्म करा कि वो उनके साथ एक फेयर गेम खेलना चाहते थे। तो एचएस ने इस बात पे एग्री करा और बताया क्योंकि ये सब भी एक फेयर कंपटीशन के लिए ही हो रहा था और ये बात सुनकर टीचर ली भी थोड़ा एक्साइटेड हो गए थे। मैनेजर किम ने डायरेक्टर चोय से पूछा कि गेम कैसा चल रहा था तो डायरेक्टर चोय ने मैनेजर किम को बताया कि उन्हें सवाल पूछने की कोई जरूरत नहीं थी और ये बात अच्छी ही होगी कि वो इस बारे में कोई भी एक्सपेक्टेशन ना रखे। और टीचर ली के बारे में भी ये बताया कि वो लाइफ में इतनी बड़ी पोजीशन पे जो पहुंचे हैं उन्होंने ये सुना था कि उन्होंने ये सब गो खेलते हुए अपनी डिजायर्स को कंट्रोल करके अचीव किया था। तो टीचर ली भी अपना मूव चल रहे थे और एचएस भी। और डायरेक्टर चोय ने कहा कि अगर वो शॉर्ट में कहें अगर टीचर ली के साथ बात अगर गो की करी जाए तो वहां पे बिल्कुल सीरियस थे। और एचएस को गेम खेलता हुआ जो मैनेजर किम देख रहे थे वो भी देख रहे थे कि एचएस की फॉर्म वहां पे अच्छी तो लग रही थी
डायरेक्टर चोई ने वहां पे एचएस के बारे में कहा कि उन्होंने जो मूव वहां पे चला था उन्हें वो नहीं चलना चाहिए था, मगर मैनेजर किम ने कहा कि एचएस का मूव उन्हें तो अच्छा लग रहा था क्योंकि वहां पे वो व्हाइट की टेरिटरी में एंटर कर सकते थे। तो डायरेक्टर चोई ने मैनेजर किम से कहा कि उन्हें तो ऐसा ही लग रहा था कि उन्होंने कभी गो नहीं खेला था और बात ये नहीं थी कि ब्लैक स्टोन्स व्हाइट की टेरिटरी में चले गए थे। मगर क्या मैनेजर किम ने इस बात को कंसिडर किया था कि व्हाइट स्टोन्स ने उन्हें वहां पे आने दिया था और टीचर ली ने भी अपना अगला मूव चल दिया था और एचएस भी जो अपने मूव चल रहे थे उन्हें भी पता था कि गो एक परसिस्टेंस का गेम है। तो कुछ देर और मूव चलते रहे और मैच फाइनली खत्म हो गया था। मैनेजर किम ने डायरेक्टर चोई से पूछा कि क्या एचएस वहां पे हार गए थे, तो डायरेक्टर चोई ने मैनेजर किम को बताया एचएस हार तो गए थे मगर बहुत ही ज्यादा क्लोज मार्जिन में। फिर एचएस ने टीचर ली से कहा कि वो मैच हार गए थे तो वो ये समझ ही गए थे कि टीचर ली उनकी सिचुएशन में मदद नहीं करने वाले थे, मगर टीचर ली ने वहां पे कहा कि वो इस बारे में बिलीव नहीं कर पा रहे थे। तो डायरेक्टर चोई ने भी टीचर ली से उनकी इस बात का मतलब पूछा क्योंकि पहले तो एचएस ने अपने मूव्स नहीं दिखाए और वो थोड़ा केयरलेसली खेल रहे थे जिसकी वजह से टीचर ली का गार्ड थोड़ा कम हो गया। मगर जैसे जैसे मैच और आगे बढ़ता रहा तो एचएस ने लगातार टीचर ली के मूव्स को रोका और उनके अटैक्स की रिदम को भी रोक रहे थे और एचएस ने ये प्रेडिक्ट कर लिया था कि टीचर ली एचएस का लेवल कहां तक चेक करेंगे और उन्हें ये भी पता था कि टीचर ली कैसे मूव चलने वाले थे और एचएस ने उन मूव्स को अच्छी तरह से काउंटर भी किया था। और टीचर ली ने कहा कि अब भले ही उन्होंने उन्हें एक हैंडीकैप दिया था जो कि सिर्फ आधे ही पॉइंट का था मगर फिर भी वहां पे टीचर ली बुरी तरह से हार गए थे और उन्होंने अपना फोन निकाल लिया था और गो के मैच की फोटोज लेने लग गए थे और बता रहे थे कि उन्हें काफी समय हो गया था कि उन्हें एक अच्छा मैच खेला था। और कुछ दिनों बाद रिन की डिजिटल एल्बम की परफॉर्मेंस थोड़ी कम थी मगर टीचर ली की मदद की वजह से और उनके एफर्ट्स की वजह से सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो गई थी और आर्टिकल्स भी रिन की तारीफ कर रहे थे और आर्टिकल्स और न्यूज में ये बताया जा रहा था कि कोरिया के टॉप सिंगर्स रिन की लगातार तारीफ कर रहे थे और टीचर ली ने भी एचएस के पास मैसेज कर दिया था कि अगर वो उनकी इस बात का फेवर रिटर्न करना चाहते थे तो वो उनके साथ एक गो का मैच खेल सकते थे। एचएस भी जो ये मैसेज पढ़ रहे थे देख रहे थे उनकी टू डू लिस्ट लंबी होती जा रही थी। मैनेजर किम भी टीचर ली की तारीफ के लिए थैंक यू कह रहे थे और मैनेजर किम ने एचएस से पूछा कि अगर एचएस एक प्रोफेशनल गो प्लेयर बनते तो वो बहुत ही ज्यादा अच्छा करते और एक पर्सन के पास इतने ज्यादा टैलेंट कैसे हो सकते हैं क्योंकि ये बात बहुत ज्यादा अनफेयर थी। तो एचएस ने बताया कोई भी उनको देख के कह सकता था कि वो गो के बजाय म्यूजिक में ज्यादा अच्छे थे, क्यों वो किसी ऐसी चीज को पिक करे जिसमें वो अच्छे नहीं थे। और एचएस ने गो सिर्फ एज ए हॉबी करना शुरू करा था और वो इस चीज को कभी बाहर नहीं खेलना चाहते थे। मगर सच बात तो ये थी कि एचएस ने गो खेलना इसलिए बंद कर दिया था क्योंकि उनके लिए कोई भी अपोनेंट्स नहीं बचे थे। म्यूजिक कोर भी फाइनली शुरू होने वाला था और वीसी पार्क भी डायरेक्टर चोई का नाम लेते हुए कह रहे थे कि उन्हें बहुत लेट हो गई थी कि अगर वो रिपोर्टर्स को ब्राइब करना चाहते थे, क्योंकि म्यूजिक कोर में पहली परफॉर्मेंस उन सिंगर की होती है जो बहुत ज्यादा स्मॉल है और जिनकी मैनेजमेंट कंपनी बहुत ज्यादा स्मॉल है और वो वहां पे बस अपना चेहरा टीवी पे एक बार दिखाने आए हैं। और जैसे ही म्यूजिक स्टेज का प्रोग्राम शुरू होता है तो उसका स्टेज एक परफॉर्मेंस से शुरू होता है जहां पे प्रोग्राम का कोई भी इंट्रोडक्शन नहीं होता और जैसे ही वहां पे परफॉर्मेंस खत्म होती है तो वहां पे आर्टिस्ट डिसअपीयर हो जाता है और जिसके बारे में कोई भी क्लोजिंग रिमार्क्स भी नहीं दिए जाते। मगर जब वीसी पार्क ने म्यूजिक कोर का परफॉर्मेंस देखी तो बिल्कुल हैरान हो गए क्योंकि स्टेज पे वहां पे रिन नहीं थी। तो वीसी पार्क ने सीपी किम के पास कॉल कर दिया था और वो उनसे चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि ये क्या हो गया था। तो सीपी किम ने बताया कि वो वहां पे कुछ नहीं कर सकते थे और कहा कि उन्होंने ये चीज बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि हायर अप्स के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होगा। तो वीसी पार्क ने सीपी किम से कहा कि वो क्या कह रहे थे क्योंकि वहां पे सिर्फ डायरेक्टर चोई ने स्टेप इन किया था और डायरेक्टर चोई तो इतना सब कुछ नहीं कर सकते थे। तो सीपी किम ने बताया कि हायर अप्स के ऊपर डायरेक्टर चोई ने प्रेशर नहीं डाला था और वहां पे उनसे भी कोई ऊपर था और वो थे टीचर ली और टीचर ली ने हायर अप्स के ऊपर प्रेशर डाला था। और म्यूजिक कोर में वहां पे बताया जा रहा था कि अगली परफॉर्मेंस केओकी की थी जो कि अपना 10th ईयर एनिवर्सरी कमबैक करने वाले थे, जिनके साथ और भी ग्रुप्स कमबैक करने वाले थे जिनमें से जो कि थे सुपर और एनब्लाई। मगर होस्ट ने एक और बात कही कि इससे पहले वो स्टेज पे इंट्रोड्यूस करना चाहते थे रिन को जो कि एज ए रॉकी सिंगर डेब्यू करने वाली थी। सब्सक्राइब। और म्यूजिक सेंटर में रिन का डेब्यू हो गया था। जो लोग शो देख रहे थे वो भी रिन को पहचान गए थे और बता रहे थे रिन वही थी जिन्हें वो काफी समय से न्यूज में देख रहे थे और काफी लोग लगातार रिन की सिंगिंग की तारीफ कर रहे थे।
एचएस भी देख रहे थे कि टीचर ली ने रिन की प्रमोशन के लिए कुछ ज्यादा ही मेहनत कर दी थी और रिन भी म्यूजिक सेंटर के स्टेज पे अपना सॉन्ग कंटिन्यूअसली गा रही थी और उसपे सपोर्ट भी बहुत अच्छा आ रहा था। और कुछ लोग तो इस बात पे भी बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि रिन एक रुकी ही थी और रिन की परफॉर्मेंस फाइनली खत्म हो गई थी। मैनेजर किम भी कह रहे थे कि रिन ने बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म किया था और एचएस को भी पता था कि रिन ने एलएस कंपनी में 6 सालों से अपने डेब्यू के लिए पूरी मेहनत करी थी और जैसा एचएस ने एक्सपेक्ट करा था रिन उतनी ही वर्सेटाइल इंस्ट्रूमेंट थी जिसे वो जैसा चाहे बजा सकते थे और एचएस भी रिन के गाने को अप्रिशिएट कर रहे थे। म्यूजिक सेंटर का शो कुछ देर और चला और उसके बाद फाइनली होस्ट ने ये अनाउंस करा कि वो लाइव ब्रॉडकास्ट के विनर को अनाउंस करने वाले थे और उन्होंने स्क्रीन पे सभी कैंडिडेट्स की फोटोज दिखा दिए थे और जैसा सभी लोगों ने एक्सपेक्ट करा था फर्स्ट प्लेस केओके को ही मिला था और ये बात एचएस और मैनेजर किम ने भी एक्सपेक्ट करी थी और होस्ट ने बताया कि अगले कैंडिडेट थे रिन। और ये अनाउंसमेंट एचएस और मैनेजर किम ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करी थी क्योंकि एचएस को ऐसा ही लग रहा था कि फर्स्ट प्लेस के लिए कैंडिडेट्स केओके और सुपर में से होने वाले थे। म्यूजिक सेंटर के होस्ट भी रिन को आगे आने के लिए कह रहे थे और व्यूअर्स भी जो शो को देख रहे थे वो बता रहे थे कि उन्हें रिन का एक्सप्रेशंस बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे थे क्योंकि उससे वो देख सकते थे कि रिन अभी भी एक रुकी थी मगर फिर भी ये बहुत बड़ी बात थी कि उन्होंने सुपर्स को एक कैंडिडेट बनने से हरा दिया था। मगर इस समय कुछ ऐसे भी लोग थे जो ये कह रहे थे कि ये रिजल्ट मैनिपुलेटेड हो सकते हैं और होस्ट ने बताया कि ये रिजल्ट बताने के लिए कि फर्स्ट प्लेस कौन जीतेगा वो सभी लोगों को लाइव स्कोर दिखाने वाले थे और अब स्क्रीन पर लाइव स्कोर्स दिखाए जा रहे थे। मैनेजर किम ने भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि उनकी ही कंपनी एलएस एंटरटेनमेंट के 2 आर्टिस्ट फर्स्ट पोजीशन के लिए कम्पीट करेंगे और उन्हें ऐसा भी लग रहा था कि उन्हें ये चीज न्यूज में वोट मैनिपुलेशन के बारे में भी एक्सप्लेन करना होगा क्योंकि उन्होंने ऐसा आज तक नहीं करा था। और जब लाइव स्कोर के स्कोर आए जो कि व्यूअर्स ने दिए थे उसमें केओके जीते थे और उसके बाद ब्रॉडकास्टिंग अपीयरेंस स्कोर की बारी आई और जिसके टोटल से म्यूजिक कोर के फर्स्ट वीक के विनर को डिसाइड कर लिया गया था और सभी लोग विनर को कांग्रेचुलेट कर रहे थे। और म्यूजिक कोर के अगले दिन जिन लोगों ने शो नहीं देखा था वो बस रिन की ही बात कर रहे थे और बता रहे थे कि उन्होंने इस आर्टिस्ट का नाम कभी नहीं सुना था। तो रिन के बारे में लोग और आर्टिकल्स रिलीज करने लगे और आर्टिकल में ये लिखा था कि रिन ने हाल ही में अपना डेब्यू करा था और सभी लोग रिन की तारीफ कर रहे थे। मैनेजर किम भी एचएस से पूछ रहे थे कि वो आखिर कौन थे। तो एचएस ने मैनेजर किम से पूछा कि क्या वो उनके साथ एक फाइट शुरू कर रहे थे। तो मैनेजर किम ने एचएस को बताया कि वो उनको कॉम्प्लीमेंट दे रहे थे और कहा कि वो बहुत ज्यादा ग्लैड थे कि सभी कुछ अच्छे से जा रहा था। और मैनेजर किम पहले बहुत ज्यादा चिंता में थे क्योंकि ये प्रोजेक्ट पे बहुत ज्यादा वर्क हो रहा था और उन्होंने ये भी सुना था कि सीईओ कॉन्ट्रैक्ट की ड्रम्स आगे होने वाले समय में रिवाइज करने वाले थे। तो जब एचएस ने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सुना तो उन्होंने मैनेजर किम से रिन के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूछा क्योंकि रिन ने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करा था वो एक शॉर्ट ट्रिप था और क्या रिन अब एक एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाली थी। तो मैनेजर किम ने बताया कि रिन ने एक एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था और अब और भी एजेंसीज रिन को कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रही थी और रिन फिलहाल अब एक म्यूजिक फेस्टिवल में परफॉर्म करने जा रही थी क्योंकि रिन को म्यूजिक कोर में सेकंड प्लेस मिला था जो कि फर्स्ट प्लेस जितना ही अच्छा था। और रिन भी जो म्यूजिक फेस्टिवल की तरफ जा रही थी वो भी ये सोच रही थी कि क्या एक डेब्यू सॉन्ग से ये सब हो सकता था और वो भी इन सब चीजों पे यकीन नहीं कर पा रही थी। और जो ये म्यूजिक फेस्टिवल था वो एनुअली सिटी में बस एक ही बार होस्ट किया जाता है और इस म्यूजिक फेस्टिवल की टिकट्स लेना भी बहुत ज्यादा मुश्किल था और इस फेस्टिवल की जो ब्लैक में टिकट आती है वो भी बहुत ज्यादा ऊंचे दामों पे बिकती है। और इस म्यूजिक फेस्टिवल के स्टेज पे उस समय के टॉप सिंगर्स वहाँ पे आके परफॉर्म करते हैं और यहाँ तक कि कंट्री के वेटरन सिंगर्स भी। लेकिन म्यूजिक फेस्टिवल जब चल रहा था तो वहाँ पे बारिश शुरू हो गई थी। तो म्यूजिक फेस्टिवल में वहाँ पे एक अनाउंसमेंट हुई और उन्होंने वहाँ पे आए सभी लोगों को थैंक यू करा क्योंकि मौसम खराब था फिर भी वहाँ सभी लोग आए थे। लेकिन वो फेस्टिवल की ओपनिंग करने से पहले एक अनाउंसमेंट करना चाहते थे और अनाउंसमेंट पे उन्होंने ये बताया क्योंकि वेदर और ज्यादा खराब होता जा रहा था तो सेफ्टी के लिए उन्होंने जो 5 शेड्यूल परफॉर्मेंस थी वो कैंसिल कर दी थी। मगर ये अनाउंसमेंट सुन के जो लोग वहाँ आए हुए थे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो गए थे क्योंकि उन्होंने टिकट के भी बहुत ज्यादा पैसे दिए थे और वहाँ पे एनवायरनमेंट थोड़ा नेगेटिव होता जा रहा था और लोग ये कह रहे थे कि अगर वो इस शो को कैंसिल ही करने वाले थे तो ये बात उन्हें पहले ही कह देनी चाहिए थी क्योंकि उन्हें भी पता था कि फैंस वहाँ पे फोटो लेने के लिए काफी समय से रुके हुए थे। वहाँ पे जो न्यूज रिपोर्टर्स भी आए हुए थे वो भी ये सोच रहे थे कि वेदर फोरकास्ट में तो ये कहा ही गया था कि बारिश होने के थोड़े ज्यादा चांसेस थे मगर वो फेस्टिवल को पोस्टपोन करने की बजाय कैंसिल क्यों कर रहे थे। लोग ये सब आपस में बातें कर ही रहे थे तभी वहां पे एक पर्सन ने गाना गाना शुरू कर दिया था और ये पर्सन थे जिनी। और जो लोग वहां पे जिनी को देख रहे थे उन्होंने जिनी को पहचान लिया था क्योंकि उन्होंने जिनी को म्यूजिक कोर में देखा था और आपस में लोग जिनी जो गाना गा रही थी उसका नाम पूछ रहे थे क्योंकि ये गाना उन्हें बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था।
और कह रहे थे कि भले ही बहुत सारे सिंगर अभी तक वहां से जा चुके थे, मगर फिर भी जिनी वहां पे बारिश में गाना गा रही थी। मगर बात तो ये थी कि जिनी को वहां पे एक स्पॉट इसलिए मिला था क्योंकि परफॉर्मर्स ने अपनी शो कैंसिल कर दिए थे, मगर फिर भी जिनी इस बात पे बहुत ज्यादा ग्रेटफुल थी। बारिश कुछ देर और चलती रही, मगर फिर भी लोग वहां पे रिन का गाना एंजॉय कर रहे थे और अपने गाने के एंड में भी जिनी एचएस को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रही थी। और यहाँ एक फ्लाइट में एचएस और उनकी फैमिली जापान आ गए थे और एचएस की सिस्टर भी जापान आके बहुत ज्यादा खुश थी और वहां पे बहुत ज्यादा एक्साइटेड मूवमेंट कर रही थी। एचएस के डैड एचएस की सिस्टर से कह रहे थे कि वो कुछ ज्यादा ही मूवमेंट कर रही थी और सभी लोग उन्हें देख रहे थे, और वो एचएस से कह रहे थे कि वो वहां पे खड़े होने की बजाय अपनी सिस्टर को रोके। तो एचएस ने वहां पे कहा कि वो इस इंसान को नहीं जानते थे और एचएस को ऐसा लग रहा था शायद बात ऐसी थी क्योंकि उन्होंने इस प्रोजेक्ट में टीचर ली से कनेक्ट कर लिया था, तो शायद इसीलिए सीईओ ने एचएस को उनके साथ एक प्राइवेट डिनर पे बुला लिया था। और एचएस को ऐसा लग रहा था कि उन्होंने सीईओ का एक अनऑफिशियल टेस्ट पास कर दिया था, जिसकी वजह से उनकी कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स भी अच्छी हो गई थी। और उसके बाद एचएस ने एक हाफ लीज अपार्टमेंट भी सिक्योर कर लिया था। मैनेजर किम भी एचएस को कह रहे थे कि वो उनकी घर ढूंढने में मदद करेंगे, मगर एचएस भी सोच रहे थे कि मैनेजर किम को ऐसा करने की कुछ जरूरत नहीं थी क्योंकि उन्होंने अपनी पास्ट लाइफ में बहुत ज्यादा घर खरीदे थे। और उसके बाद एचएस जापान में अपने फैमिली के साथ अपनी पहली फैमिली ट्रिप पे आ गए थे। सब्सक्राइब